दुनिया में जितने मेल हैं सब में टेस्टोस्टेरोन है, सब में डीएसटी, तो हर मेल गंजा क्यों नहीं है? पूरे वर्ल्ड का एक हम कहते हैं कि दुख की बात है, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। इसमें डायग्नोसिस बेस्ड ट्रीटमेंट भी होता है। सिर्फ हेयर लॉस आपने नाम लिया ना, मिनोक्सिल फिनेस्टाइड मल्टीवाइट। रूट कोज को पहले पता लगाया जाए, उसको ठीक अगर करेंगे तो अपने आप ये समस्या भी दूर हो जाएगी। यस, ट्रीटमेंट सिर्फ 30% है, बाकी चीज़ें 70% होता है। लोगों को भरोसा किस पे? मेडिसिन दे दो। 30% पे सोचते हैं कि हम 100% काम कर लेंगे, वो नहीं होने वाला है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब, मुझे आप ये बताइए कि अगर कोई पेशेंट, उसको कैसे पता लगेगा कि उसको आपके पास जाने की ज़रूरत है या किसी भी हेयर एक्सपर्ट के पास जाने की ज़रूरत है? इंडिया में किसी का हेयर लॉस हो तो सबसे पहले कहाँ जाता है? किचन में जाता है ना। वो बेचारा उधर अंडा दही प्याज ढूंढता रहता है। अमेरिका में या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड में किसी को हो तो सबसे पहले वो डॉक्टर से कंसल्ट करता है, क्या रीज़न क्या है, वो समझने की कोशिश करता है। ऑयलिंग करनी चाहिए। हाल फिलहाल में किसी वीडियो में देखा था कि ऑयलिंग बहुत बेकार है, ऑयलिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बालों के लिए कोई उसका फ़ायदा है या नहीं है। बालों के झड़ने की समस्या हो या फिर बालों का समय से पहले सफ़ेद हो जाना या फिर बालों से जुड़ी ढेर सारी अन्य समस्याएं, आज के समय में ये सभी बड़ी आम हो चली हैं। आज के हमारे इस स्पेशल पॉडकास्ट में आपके बालों से जुड़े हर सवालों का जवाब देने के लिए मौजूद हैं इंडिया के जाने माने हेयर एक्सपर्ट डॉक्टर अशोक सिन्हा। इन्होंने ना सिर्फ 3 लाख से ज्यादा लोगों को बालों की समस्याओं से छुटकारा दिलाया है, बल्कि अपने रिसर्च और अनुभव के दम पर हेयर केयर की नई तकनीकों को भी सरल और प्रभावी तरीके से बनाया है। आइए इनसे जानते हैं अपने बालों को हेल्दी और खूबसूरत बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए बिना देर के प्रारंभ करते हैं विमर्श के एक बहुत ही शानदार पॉडकास्ट को। डॉक्टर अशोक, आदमियों में हेयर फॉल कितनी तरह का होता है? अगर हम बात करें मेल में हेयर लॉस टाइप का, तो 4 तरह का होता है। पहला एक हो गया आपका एंडोजेनेटिक एलोपेशिया, जिसको कि हम मेल पैटर्न बॉल्डनेस या जेनेटिक हेयर लॉस कहते हैं, जो यहाँ से और यहाँ से शुरू होता है और इस पूरे एरिया में उसका हेयर लॉस दिखता है आपको, जो सबसे ज़्यादा आजकल दिखता है आपको। दूसरा जो होता है वो होता है, एक आप देखेंगे उनका पूरे सर से बाल जाता है, डेंसिटी हर जगह से कम होता है लेकिन हेयर लाइन भी इंटैक्ट रहेगा। इस टाइप का इसको कहा जाता है डूपर, डिफ्यूज अनपैटर्न्ड एलोपेशिया। तीसरा ऑटो इम्यूनिटी वाले आते हैं, जैसे एलोपेशिया एरियाटा, इसको आप इंद्रलुप्त करते हैं, या एलोपेशिया एरियाटा इनकॉग्निटो हो गया, एलोपेशिया टोटैलिस हो गया, यूनिवर्सैलिस हो गया, ये सारी चीज़ें होती है। और एक चौथा टाइप जो होता है वो होता है स्कारिक एलोपेशिया, जिसमें स्कार बन जाता है, कलर चेंज हो जाता है स्किन का, और उसका यूजुअली कोई ट्रीटमेंट होता नहीं है। तो ये 4 तरह का हेयर लॉस का टाइप मेल में देखा गया है। अच्छा, आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में किस तरह के पेशेंट सबसे ज़्यादा आते हैं? आपने 4 टाइप बताई, तो इनमें से सबसे ज़्यादा किस तरह के आपके पास आते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ऑब्वियसली मेल पैटर्न बॉल्डनेस, जो काफ़ी लोगों में है, राइट। दूसरा आपका आ गया ये डूबा वाले भी बहुत आते हैं। तीसरा एलोपेशिया एरियाटा इनकॉग्निटो आजकल बहुत आता है। एलोपेशिया एरियाटा तो हर कोई पहचान जाता है। एलोपेशिया एरियाटा इनकॉग्निटो में ब्रोकन हेयर या फिर रूट से ब्लैक डॉट्स दिखते हैं, वो कम लोग पहचान पाते हैं, तो वो आता है। आजकल सिवोरी डर्मेटाइटिस भी बहुत आ रहा है 35% लोगों में, और एक लास्ट स्कारिंग एलोपेशिया, बट उसका परसेंटेज काफ़ी कम है। तो ये 4-5 तरह के पेशेंट हम क्लिनिकल लाइफ में काफ़ी देखते हैं। ओके, एंड्रोजेनिक हेयर लॉस या फिर जेनेटिक हेयर लॉस, इनके बारे में थोड़ा सा पहले मुझे आप बताइए। देखिए, एक चीज़ मैं बताता हूँ, आजकल जितना भी हेयर लॉस हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या दिखेगा? मेल पैटर्न बॉल्डनेस या जेनेटिक एलोपेशिया या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया इसको कहते हैं, राइट। अब इसको समझिए कि होता क्यों है। हाँ, लोग ना इसके बारे में ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको नहीं पता होता है। अब आपने देखा है कि क्रिकेट के लिए 2 चीज़ चाहिए, एक बैट चाहिए, एक बॉल चाहिए। किसी के पास बैट है, बॉल नहीं है, क्रिकेट नहीं हो सकता। किसी के पास बॉल है, बैट नहीं है, क्रिकेट नहीं हो सकता, मतलब उसके लिए चाहिए। तो जेनेटिक हेयर लॉस जो होता है, जिसको एंडोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं, इसमें क्या होता है कि 2 फैक्टर होते हैं। मतलब जितने भी दुनिया के एंडोजेनेटिक एलोपेशिया के पेशेंट हैं उसमें 2 फैक्टर होगा ही होगा, बाकी कोई फैक्टर हो ना हो, 2 फैक्टर होगा। पहला कि उनमें जेनेटिक हिस्ट्री होगा और दूसरा डीएसटी होगा। तीसरा ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मतलब अगर किसी में डीएसटी है, जेनेटिक नहीं है, जैसे मैंने बोला बॉल है बैट नहीं है तो क्रिकेट नहीं होगा, वैसे ही अगर किसी में जेनेटिक है, जीन है, लेकिन अगर डीएसटी नहीं है तो उसका हेयर लॉस जेनेटिक पैटर्न बॉल्डनेस डेवलप नहीं होगा। या किसी में सिर्फ डीएसटी है, जेनेटिक नहीं है, तो उसका बॉल्डनेस मेल पैटर्न बॉल्डनेस डेवलप नहीं होगा। अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, दुनिया में जितने मेल हैं सब में डीएसटी है, सब में टेस्टोस्टेरोन है, सब में डीएसटी है, तो हर मेल गंजा क्यों नहीं है? जो इसका मेन कॉज है वो है आपका डीएसटी प्लस जेनेटिक का कॉम्बिनेशन। अब जो जीन आता है
वो तो किसी बच्चे में बचपन से ही आ जाता है, मदर फादर से आ जाता है, राइट। और जो डीएसटी होता है वो जब प्यूबर्टी आता है 14 साल के बाद, जब टेस्टोस्टेरोन बॉडी में निकलने लगता है, आने लग जाता है, उसके बाद आपका डीएसटी होता है, राइट। आप देखें किसी बंदे का हेयर लॉस 14 साल 15 साल के पहले नहीं होगा, जब तक उसका नहीं होगा। तो अगर जेनेटिक हेयर लॉस है उसका, तो इसका मतलब वो 15 साल के बाद ही होगा। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि कुछ लोगों में तो पहले से ही हेयर लॉस होने लगे, तो आजकल 14 15 11 साल के बन जाने लगे। वो डूपा कैटेगरी जो मैंने बोला ना, दूसरी कैटेगरी वाला, इसमें पूरे सर से बाल जाते हैं और यहाँ पे नहीं होता, हेयर लाइन वैसे होता है, वो डूपा कैटेगरी वाले होते हैं। बट अफसोस ये है, इंडिया में 5% से भी कम डॉक्टर को ये सारी बातें पता है और अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसको यूज कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ डॉक्टर, आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, आप किसी उसके पास चलो, उनके पास टाइम नहीं होता है। जैसे हेयर लॉस सुना, आंख बंद करते हैं, मिनोक्सिडिल, फिनिस्टाइड, मल्टीविटामिन शैम्पू लिख के उसको वो कर देते हैं। डायग्नोसिस नहीं है। ये पूरे इंडिया का नहीं, ये पूरे वर्ल्ड का एक, हम कहते हैं कि दुख की बात है, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। इसमें डायग्नोसिस बेस्ड ट्रीटमेंट भी हो रहा है। सिर्फ हेयर लॉस आपने नाम लिया ना, मिनोक्सिडिल, फिनिस्टाइड, मल्टीवाइट ना, एक शैम्पू दे देंगे, एंटी डैंड्रफ शैम्पू, कीटोकोनाजोल, हो गया आपका ट्रीटमेंट। दिस इज नॉट राइट एक्चुअली। तो उससे रिजल्ट मिलता है फिर? मैंने आपको अगर मैं बोलूं, आजकल बहुत सारे, जिसको मैं कहता हूँ झोला छाप क्वैक, राइट, ऑनलाइन क्वैक जिसको कहता हूँ, ऑनलाइन झोला छाप डॉक्टर बन गए बहुत सारे लोग, जो पढ़े लिखे नहीं है, बिजनेस वाले लोग हैं। वो आपसे 5 क्वेश्चन पूछ के आपको मिनोक्सिडिल दे रहे हैं। 20% लोगों में वो भी रिजल्ट दे रहे हैं। और एक डॉक्टर, अगर आप सोचे कि उसकी इनकम कितनी होगी, तो सोच ही नहीं सकता है, वो लोग बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, राइट। हमारे पास नॉलेज है, हम वो चीज़ देना चाहते हैं। इसके लिए मैं एक ऐसे टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ जो डायग्नोसिस में बहुत ही हेल्प करने वाला है। मैं चाहता हूँ कि नाइजीरिया के गांव में भी कोई बंदा बैठा हुआ है ना, या चिकमंगलुरु में, या फिर क्या बोलते हैं आप, त्रिपुरा के एंड में भी कोई बंदा बैठा है ना, उसको बेस्ट ऑफ बेस्ट ट्रीटमेंट मिले। इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम एक ऐसा टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। मतलब आपका कहने का यही है कि रूट कोज को पहले पता लगाया जाए, उसको ठीक अगर करेंगे तो अपने आप ये समस्या भी दूर हो जाएगी। यस, आप रूट कॉज पता करिए हेयर लॉस का, इसका रूट। पहले डायग्नोसिस, बीमारी क्या है, पहला चीज डायग्नोसिस हो गया आपका। उसके बाद आप जाइए उस पे, रूट कॉज पे, कि इसका हुआ क्यों। अगर इस बंदे का, जैसे आपके सामने वो आए, इमरान आए, मैंने उनको बोला ना 18 साल में, मुझे कैसे मालूम उनका हेयर लॉस 18 साल में शुरू हो गया। वो मुझे पता है, मैं बाल देख के मुझे समझ में आ जाता है कि इस बंदे का हेयर लॉस ना इस साल में शुरू हुआ होगा, राइट। तो किसी बंदे का 18 साल में हेयर लॉस क्यों शुरू हुआ, अब देखिए, उसका कुछ और इशू तो नहीं था, बचपन में बीमार रहता था, या फिर वो उसका डाइजेशन अच्छा नहीं है, या उसको क्रोनिक कोल्ड है, हर बार सर्दी, हमेशा सर्दी रहता है, राइट ना। आपके आयुर्वेदा में कहते हैं नासो ही सिरसा द्वार, राइट, मतलब गले के ऊपर का जितना भी उसका एनर्जी का सोर्स नोज है। अगर किसी बंदे को क्रोनिक कोल्ड है, क्या होता है, उसके बालों के नीचे कफ का एक लेयर जम जाता है, जिस कारण पूरी तरह से एनर्जी नहीं मिलती है, वो ब्रेक होता नहीं है, तो उसके बाल धीरे धीरे पतले होने लग जाते हैं। तो ये बहुत सारे, तो पहले आप डायग्नोसिस करिए, फिर आप उसका रूट कॉज पता करिए। तीसरा, उसके जो आपको दिखा उसके ऊपर काम करिए, उसको सजेस्ट करिए कि आपको ये काम करना पड़ेगा। अब लास्ट में आता है ट्रीटमेंट सिर्फ 30% है, बाकी की चीजें 70% होता है। लोगों को भरोसा किस पे है, मेडिसिन दे दो, 30% पर सोचते हैं कि हम 100% काम कर लेंगे, वो नहीं होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। इस चीज को मैं पूरा चेंज करना चाहता हूँ कि कैसे भी करके हम एकदम बेस्ट, ठीक है, जितना भी हमारे पास नॉलेज है ना, मैं चाहता हूँ कि मेरा स्ट्राइक रेट एटलीस्ट 70% हो, 70% लोगों को हम हेल्प करें और उनको हम ट्रीटमेंट दें। ओके डॉक्टर अशोक, मुझे आप ये बताइए, जेनेटिक हेयर लॉस जो है, क्या उसको रोका जा सकता है? जेनेटिक हेयर लॉस को रोक नहीं सकते, आप डिले कर सकते हैं। ओके। अब जैसे देखिए, मैंने बोला कि आपको किसी बंदे में जेनेटिक है, किसी बंदे में डीएसटी है, दोनों मिल गया 15 साल की एज में, और उसका है कि उसके फादर को है, 25 साल में बंदा गन और बोल्ड होगा। लेकिन 25 साल में बोल्ड ऐसे नहीं होगा, जब तक सपोज मान लीजिए कि वो स्मोकिंग करने लग गया, रात को लेट सोने लग गया, जंक फूड खाने लग गया, राइट, या फिर इस तरह का कुछ भी उसने अपने लाइफ में कुछ और किया, तो ये दोनों विलेन जो हैं, जेनेटिक्स प्लस डीएसटी, ये दोनों विलेन अपने कंधे पर रख के कभी गन नहीं चलाते हैं। ये कोई बंदा आपके पास पेशेंट आते होंगे तो आपको बोलते हैं कि सर मैं तो ठीक था, मैं बेंगलोर गया पढ़ने तो मेरा हेयर लॉस होने लग गया। यहाँ पे एक फैक्टर आया, चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, राइट। या दूसरा बंदा बोलता है मेरा हवा पानी चेंज हुआ, मैं कनाडा गया, राइट। या तीसरा बंदा बोलता है मुझे टाइफाइड हुआ तब हेयर लॉस होने लग गया। मतलब इसमें जो विलेन है मेन डीएसटी और जेनेटिक, वो छिपा हुआ रहता है। सामने कौन आता है, टाइफाइड, ये। तो आप उस पर भी काम करिए। सो कैसे जेनेटिक हेयर लॉस को डिले किया जा सकता है, डीएसटी और जीन तो आप चेंज नहीं कर सकते, डीएसटी को आप सप्रेस कर सकते हैं। जो दूसरे फैक्टर्स है, स्ट्रेस, रेगुलर इनडाइजेशन, उसको और कोई प्रॉब्लम है, थायराइड है,
अनीमिया है, पीसीओडी है, राइट। अगर ये सारे फैक्टर्स को जितना ज़्यादा आप कंट्रोल करोगे, जो कि कंट्रोल करने लायक है, तो उतना देर से आपका जेनेटिक हेयर लॉस आएगा। तो आप इसको रोक नहीं सकते, डिले कर सकते हैं। जो आपको 30 की एज में होने वाला था वो आप 35-40 तक हम खींच सकते हैं उसको। ओके, पर होगा ज़रूर वो। आपका लाइफ सेटल हो गया तब तक। कोई से बंदे को 25 साल में बॉन्डलेस आने वाला था, 30 साल में हुआ, तब तक उसकी शादी हो गई, उसका कैरियर हो गया, ही इज़ हैप्पी गाय। कैसे कर सकते हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे आप ये बताइए कि क्या सप्लीमेंट्स और ये डाइट से भी हेयर फॉल पे कुछ फ़र्क पड़ता है? देखिए, सप्लीमेंट की बात करें तो अगर मैं आपको एक बहुत एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत ही अच्छा। हेयर इज सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑर्गन ऑफ योर बॉडी आफ्टर बोन मैरो। हेयर सबसे फास्ट ग्रो करता है। उसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आपके सर पे 1 लाख बाल होते हैं, यूजुअली इंडियन के सर पे 80,000 से 1 लाख बाल होते हैं, राइट। आप सारे बालों को ना एक लाइन में आप जोड़ दीजिए, उसका रूट 1 होगा। आपको पता है एक दिन में वो 1 लाख बाल कितना मीटर ग्रो करता है? कितना? 35 मीटर। और 2.5 दिन में कुतुब मीनार को पीछे छोड़ देगा, 7 दिन में एफिल टावर को। अब इस स्पीड के ग्रोथ के लिए, राइट, अब एक बिल्डिंग बन रहा है तो उसको सीमेंट, रॉड, जितनी भी चीजें चाहिए वो सब चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा? बिल्डिंग अच्छा नहीं बनेगा या फिर बिल्डिंग घटिया बनेगा। तो सप्लीमेंट तो चाहिए आपको, और अच्छा डाइट तो चाहिए। बाल बनाता है, प्रोटीन का चाहिए। आयरन का रोल है, जिंक का रोल है, मैग्नीशियम का रोल है, मैग्नीज का रोल है, सब कुछ का रोल है। तो सप्लीमेंट और डाइट तो आपका अच्छा होना चाहिए, राइट। सप्लीमेंट और डाइट का मतलब ये नहीं होता कि आप अच्छे अमाउंट में रोटी राइस खा रहे हैं। आप प्रोटीन भी खाइए, वेजिटेबल भी खाइए, फ्रूट्स भी खाइए, और एक सप्लीमेंट भी लेते रहिए, जिससे कि आपको बाकी बचा खुचा चीज मिलता रहेगा। तो अगर आप सब कुछ लेंगे तो आपका बालों का ग्रोथ हेल्दी होगा और अच्छा होगा। मान लीजिए अपने घर में क्या यूज़ कर सकते हैं? कोई एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर ऑप्टिमल अमाउंट में ये सारी चीज़ें कुछ मिल जाए? घरेलू लगाओ, अगर देखिए होम रेमेडीज का बात ही करता है, राइट। देखिए हेयर के लिए ना 7 होम रेमेडी मैं जानता हूँ, अच्छा। राइट, जो सबसे ज्यादा हेल्प कर सकता है आदमी को। पहला, जल्दी सोना। दूसरा, जल्दी उठना। तीसरा, एक्सरसाइज। 20 मिनट धूप में बैठिए। प्रोटीन ज़्यादा खाइए, डेली 800 ग्राम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाइए। रात को 8 बजे के बाद मत खाइए, और जल्दी सो जाइए। इससे अच्छा होम रेमेडी इस दुनिया में बालों के लिए कुछ भी नहीं है। बाकी इसके अलावा आप जो कह ले कि मेथी लगा लो, अंडा लगा लो, दही लगा लो, अगर ये सब करेंगे ना, जब आप अच्छे से दही खाओगे ना, दही सर पे नहीं लगाना पड़ेगा। अंडा अच्छे से खाओगे ना, तो अंडा सर पे नहीं लगाना पड़ेगा। आप समझ लीजिए इस बात को। जब आप खाते नहीं हो तो आपको सर पे लगाना पड़ता है। तो ये 7 होम रेमेडीज पे काम करिए, आपका हेयर लॉस बहुत कम होगा। ओके, हेयर फॉल और हार्मोनल इम्बैलेंस, इनका आपस में क्या रिलेशन है? मेरे पास, मैं ये आपसे बात क्यों पूछ रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास अधिकतर महिलाएं जो पीसीओडी या फिर पीसीओएस की प्रॉब्लम के लिए आती हैं, 90% फीमेल्स की एक कंप्लेन ये ज़रूर होती है कि हमारे हेयर पे ये होता, पीसीओडी है, पीसीओएस है, या दूसरी चीज़ है। पीसीओडी के चलते हेयर फॉल हो रहा है, या फिर मतलब ये इशू बहुत बताता रहा है। अब समझिए, फीमेल हार्मोन और वेरिएशन, ये एक ही चीज़ है। ये एक ही इंसान में पाया जाता है। कैसे, मैं बताता हूँ। फीमेल जब जैसे प्यूबर्टी में आती हैं, उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। एस्ट्रोजन का रोल आ जाता है, प्रोजेस्टेरोन का रोल आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, राइट। वहाँ से उनका लाइफ में बिल्कुल ही एकदम, उसके बाद उनकी ज़िंदगी बिल्कुल रोलर कोस्टर राइड होती है। कभी आप, कभी डाउन, मूड स्विंग, बहुत सारी चीज़ें होती है। जब वो प्रेग्नेंट होती है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत होता है। जैसे ही प्रेगनेंसी डिलीवरी होता है, उसके बाद क्या होता है, आपका एस्ट्रोजन का लेवल एकदम से सडन ड्रॉप होता है। फीमेल में हेयर लॉस होने लग जाता है डिलीवरी के बाद, राइट। दूसरा, आप देखिए, जैसे ही मेनोपॉज होता है, राइट, उसके बाद एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल एकदम नीचे चला जाता है। पीसीओएस क्या है? उसमें मेल हार्मोन एक्सेस होता है, राइट। फिर देखिए आप, थायराइड, वो भी हार्मोन ही है, T3 T4। आज आपके अराउंड 25% फीमेल में थायराइड का इशू है, राइट। प्रोलैक्टिन, पिट्यूटरी आपका प्रोलैक्टिन का सेक्रेशन ज्यादा कर रहा है, उसके कारण आपका होगा। सो हार्मोन इज मच मोर रिलेटेड टू योर हेयर लॉस। बट कि फीमेल भी ज्यादा दिखता है क्योंकि उनमें हार्मोनल वेरिएशन ज्यादा होता है। मेल में एक ही हार्मोन, तो डीएसटी, विटामिन डी आप कह सकते हैं, थायराइड कह सकते हैं, बट छोटे लेवल पे होता है। बट फीमेल बॉडी हर चीज से अफेक्टेड होता है, तो इसका बहुत बड़ा चीज है। अब आप कह रहे हैं पीसीओएस की बात, मैं आपको एक बात कहता हूँ। जिस तरह से फीमेल ने अपना लाइफ अडॉप्ट किया है, दे आर वर्किंग प्रोफेशनल फीमेल्स नाउ, राइट। वो भी ऑफिस में जाके बहुत लंबे लंबे टाइम तक काम करती हैं, राइट, एज गुड एज अ मेल, राइट। उस तरह का खाना खा रही है, उस तरह से जिंदगी जी रही है, करेक्ट। जिसके अंदर वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल,
प्लस फूड प्लस स्लीपिंग पैटर्न सब मिला के पीसीओएस ज़्यादा होता है। इसके कारण क्या होता है, उनमें मेल हार्मोन बढ़ने लग जाता है और क्या होता है, हेयर लॉस होता है। जब आपके पास पेशेंट आते हैं, आप उनको पीसीओएस डायग्नोज करोगे, अल्ट्रासाउंड करवाया आपने देखा सिस्ट है, सेकेंडरी हेयर ग्रोथ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और उसके बाद जब आप उनको बोलेंगे, मोस्ट ऑफ देम दे डू नॉट वांट टू चेंज देयर लाइफस्टाइल। आप दवाई दे दो, मिनोक्सिडिल कितना हेल्प करेगा आपको, टैबलेट फॉर्म में मैं दे दूंगा, मिनोक्सिडिल दे दूंगा आपको, मैं बाइक्लोटामाइड दे दूंगा, बहुत सारी दवाइयां दे सकता हूँ, मैं स्पाइनोलेक्टोन दे सकता हूँ, बहुत सारी दवाइयां दे सकता हूँ, बट दवाइयां कितना हेल्प करने वाली है आपको। पहले आप वहाँ पे ठीक करिए, वहाँ पे चेंजेस हो जाएगा एक बार ना। आप एक्सरसाइज करना शुरू करो, आपका जो इंसुलिन रेसिस्टेंस हो रहा है पीसीओएस में, उसको आप कम करिए, धीरे धीरे करके चीज़ें अपने आप ठीक होने लग जाएंगी। मैंने ये मेथी दाना वहाँ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव पाया कि आप जैसे बता रहे हैं कि हेयर फॉल में कितना इफ़ेक्टिव है कितना नहीं है, पर पीसीओएस की कंडीशन में मेथी दाने को रात भर पानी के अंदर भिगो के अगर सुबह लेना स्टार्ट किया जाए तो बहुत इफ़ेक्टिव पीसीओएस पीसीओडी की कंडीशन और उसके चलते होने वाले हेयर फॉल या हार्मोनल इम्बैलेंस के जो भी साइड इफ़ेक्ट है वहाँ पे बहुत उसका इफ़ेक्ट। मैं भी अपने पेशेंट को देना शुरू करता हूँ। ये सिर्फ पीसीओएस में हेल्प करता है या फीमेल में इन जनरल हेल्प करता है? बेसिकली ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के चलते जो प्रॉब्लम आती है ना वहाँ पे ज़्यादा करता है। ओके, तो दैट्स व्हाई डायबिटीज में भी हेल्प करेगा, ये पीसीओएस वाले में भी हेल्प करेगा। बढ़िया है, मैं भी अपने अपने पेशेंट में यूज़ करूंगा भाई। नहीं तो ये जैसे होम रेमेडी की बात हो रही है, एक प्याज का रस बार बार जिक्र आता है, प्याज का रस लगा लो, प्याज का रस लगा लो, कितना इफेक्टिव होता है? एक बात मैं बताता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, इंडिया में हर बंदा सब्जी में, दाल में, कच्चा पक्का 4 प्याज डेली खा रहा है ना? हर लोग बोलते हैं प्याज में सल्फर होता है। अब आप एक बात बता दीजिए, ये जितने लोग देख रहे हैं उनसे क्वेश्चन है मेरा, वो जो आप 4 प्याज डेली खा रहे हो उसका सल्फर कहाँ जा रहा है आपका? वो क्यों नहीं आपके हेयर लॉस को रोक रहा है? राइट? तो मैं तो कहूँगा कि प्याज, अब हुआ क्या, गड़बड़ कहाँ हुआ, आप समझिए बात को। एक स्टडी हुआ जिसमें कि एलोपेशिया एरियाटा, जो पैचेज छोटे छोटे बनते हैं क्वाइन के जैसे, उसमें प्याज का यूज करके देखा गया कि उनमें करेक्शन होता है। अब कंफ्यूजन कहाँ है, लोगों को ये नहीं पता है कि एंड्रोजेटिक एलोपेशिया अलग है और ये एलोपेशिया एरियाटा अलग है। राइट? वो एलोपेशिया देख के दोनों को मिला देते हैं। राइट? और जो एलोपेशिया एरियाटा का ट्रीटमेंट है उसको एंड्रोजेटिक एलोपेशिया पे लगा रहे हैं, नहीं काम करेगा। उसका बहुत ब्लंट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि हर आदमी 4 प्याज खा रहा है, उसका अगर सल्फर ही है, सल्फर ही लेना है, सल्फर ही त्रिकाल सत्य है राइट बालों के लिए, तो आप तो खा ही रहे हो ना, क्यों नहीं हो रहा है आपका हेयर ग्रोथ? राइट? सो मैं प्याज एक टोटल मार्केटिंग गिमिक है। बहुत सारी कंपनियों ने $1 बिलियन छाप लिया इंडिया में बैठे बैठे, सिर्फ प्याज बेच बेच के। बिल्कुल, ये बात मैं खुद एग्री करता हूँ। मुझे भी कोई खास रिजल्ट आज तक प्याज के नहीं मिले हैं। हालांकि एलोपेशिया के कुछ केसेस में जहाँ पर कुछ पैचेस में अगर हेयर फॉल होता है तो वहाँ पे प्याज और लहसुन ये दोनों चीज़ें सेम इफ़ेक्टिव वहाँ पे रिजल्ट मिलता है। पर अदर कंडीशन में अगर हेयर फॉल हो रहा है तो प्याज के रस से मुझे भी कोई खास, मैंने इसीलिए, हो सकता है मैं गलत हूँ तो पूछता हूँ मैं, क्या आपको रिजल्ट मिल रहा हो तो आप बताइए। नहीं, बस इसमें मैं यही कहूँगा कि लोगों ने एलोपेशिया एरियाटा के ट्रीटमेंट को आप एंड्रोजेटिक एलोपेशिया पे नहीं लगा सकते और वो काम नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। आपने कभी देखा है ऐसा कि मतलब ये तो कुछ और ही हो गया ना, कि प्रॉब्लम कुछ और है, सोल्यूशन कुछ आप दे रहे हो आप, दैट इज रॉन्ग, हो ही नहीं सकता है वो। बट पूरी दुनिया को लोगों ने प्याज का तेल बेचा है और अरबों कमाए। अच्छा, आप हेयर ट्रांसप्लांट भी करते हैं तो उसकी प्रोसेस वगैरह क्या होती है, कैसे आप चूज करते हैं कि इनका करना चाहिए कि इनका नहीं करना चाहिए? थोड़ा सा हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में थोड़ा सा आप बताइए। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है, आप एक बात समझिए। आपके पास 2 गमले हैं, बहुत एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। एक गमले में 100 पौधा है और दूसरे गमले में 25 पौधा है। आपने जिसमें 100 पौधा है वहां से 25 पौधा लिया और आपने यहाँ पे जिसमें 25 है उसमें आपने डाल दिया, यहाँ पे 50 हो गया, यहाँ पे 75 हो गया। यही हेयर ट्रांसप्लांट है। हेयर ट्रांसप्लांट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर विद रूट। हेयर ट्रांसप्लांट हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये एरिया खाली है, ये वो वाला गमला इसमें 25 बाल है, ये वो वाला गमला, इसको डोनर एरिया कहा जाता है, ये वो वाला गमला है जहाँ से बाल निकाल के डाला जाता है रूट के साथ, तो ये डोनर गमला हो गया, ये रिसिपिएंट गमला हो गया। यहाँ से आपने 25 बाल निकाल के यहाँ पे डाल दिया, ये बाले वाला आपके यहाँ पे आ गए, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर होता है विद रूट इज हेयर ट्रांसप्लांट। सिंपल एकदम लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको। तो अब आपने पूछा दूसरा क्वेश्चन कि किन लोगों को करना चाहिए, तो इससे कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, राइट? जैसे अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं 24 या 25 साल के पहले नहीं करता हूँ। अच्छा, दूसरा, जिसका एक्टिव हेयर लॉस है उसका मैं नहीं करता हूँ। अभी एक्टिव हेयर लॉस है उस लड़के का, पता नहीं किस लेवल पे जाके रुकेगा,
अभी हमने कर दिया तो हो सकता है कि अभी हमने ये एरिया कि उसके पीछे का एरिया खाली हो गया तो हम क्या करेंगे फिर। तीसरा, जिनका डोनर एरिया अच्छा नहीं है और वो चेक होता है ट्राइकोस्कैन से। एंड अनफॉर्चुनेट कंडीशन इंडिया में ये है कि 99% क्लिनिक में ट्राइकोस्कैन है ही नहीं। वो एक ट्राइकोस्कोप दिखाते हैं, डर्मोस्कोप, वो 4000 रुपये वाला, दैट इज नॉट ट्राइकोस्कैन। ट्राइकोस्कैन एंड ट्राइकोस्कोप इज टोटली डिफरेंट। वो 4000 रुपये का एक मशीन लेके ऐसा दिखाते रहते हैं बाल, वो ट्राइकोस्कैन नहीं है। ट्राइकोस्कैन में एक एक बाल की मोटाई नाप सकते हैं आप, मोटे पतले बालों का टीलोजन वेलस ईयर का कितना रेशियो है, वो हर चीज़ कैलकुलेट किया जाता है और 99% क्लिनिक में नहीं है। इसीलिए वहाँ पे ट्रांसप्लांट फेल होने का बहुत स्कोप होता है। सो पहला कंडीशन एक्टिव हेयर लॉस नहीं होना चाहिए, दूसरा कंडीशन 25 साल के ऊपर होना चाहिए, तीसरा कंडीशन उनका डोनर एरिया अच्छा होना चाहिए। राइट। चौथा एक इमोशनल कंडीशन भी है। सपोज उनका एरिया बहुत खाली है, उनके पास ग्राफ्ट लिमिटेड है जिनसे हम आधा ही भर पाएंगे, उनका तभी पूरा नहीं भरेगा तो कैसे करेंगे। तो वो पेशेंट के साथ बात करके अगर उनको करना है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दूसरा ट्रीटमेंट है उसके ऊपर चले जाइए, आप विग लगा लीजिए, आप ट्रीटमेंट ले लीजिए, जो भी करना है करिए। बट ये हमने क्राइटेरिया सेट करके रखा हुआ है, अगर ये है तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं। अच्छा डॉक्टर अशोक, मुझे आप ये बताइए, मान लीजिए किसी ने हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया तो उसकी सक्सेस रेट क्या रहती है? अगर आपने पहले से अच्छे से उसका असेसमेंट किया है डोनर एरिया का और सारे कंडीशन का, तो सक्सेस रेट बहुत अच्छा रहेगा। मेरी अगर हम बात करो तो हमारा सक्सेस रेट 99% के ऊपर है। फेलियर होता ही नहीं क्योंकि हम पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं। सिंपल। आप लो ही मत ना, आपने ट्रांसप्लांट कर दिया, फेल हो गया, 6 महीने बाद पेशेंट आके बोल रहा है कि मेरा क्यों फेल हुआ, आपको जो आपके बाल पतले हैं। आप डॉक्टर, आपको 6 महीने पहले नहीं पता था कि आपके इनकी इसके बाल पतले हैं, आज आपको पता चल रहा है जब फेल हो गया। तो एक आदमी के लाइफ में ना 50 प्रॉब्लम होता है और वो आपसे ना बहुत उम्मीद लेके आता है, राइट। तो आप उसको गलत उम्मीद मत दीजिए, रियल बेसिस पे क्रिटिकल होके उसके सिचुएशन को एसेस करिए और अगर सही है ट्रांसप्लांट करिए, नहीं है मना कर दीजिए। और क्या मान लीजिए अगर किसी ने करवा लिया तो क्या वो परमानेंट रहता है? अभी जो आपने देखा इमरान का कंडीशन देखा ना आप, ट्रांसप्लांट का रिजल्ट नहीं आया, कैसा होता है। सेवा का कंडीशन आपने देखा, फेल हो गया, ये होता है, राइट। सो बेटर असेसमेंट पहले ही आपने देख लिया कि भाई आर्मी में आपको भेजना है तो आप ये किसी को उठा के आर्मी बॉर्डर पे भेज दोगे? अच्छे अच्छे लोग सेलेक्ट करोगे ना। तो ट्रांसप्लांट करना है तो अच्छे अच्छे बात सेलेक्ट करोगे ना आप, जो अच्छा नहीं उसको नहीं करोगे आप, सिंपल। तो सक्सेस फेलियर अब आपको समझ में आ गई, कहाँ सक्सेस होता है कहाँ फेलियर होता है। मतलब पहले ही अगर आप अच्छे से अपना ग्राउंड वर्क सारा सिर्फ हाँ, रिजल्ट अच्छा है ही आएगा बिल्कुल भी, नहीं तो आप मना कर दीजिए। एक पेशेंट मेरे पास आए यूपी से, राइट, बहुत उम्मीद से आए, चल के बॉम्बे आए, मैंने उनको मना कर दिया। लिटरली आप विश्वास करेंगे, ही स्टार्टेड टू क्राई। दिन देर मेरे सामने चेयर बैठे नहीं, सर आपने मना कर दिया, अब मेरा क्या होगा? पर इसका मतलब मैं झूठ बोलूं, वो सही नहीं है। उसको उस समय बुरा लगेगा लेकिन बाद में तो उसको अच्छा लगेगा ना कि हाँ उस डॉक्टर ने मुझे सही बताया। तो एज ए डॉक्टर कंपैशन इज द फर्स्ट थिंग, मनी इज ऑलवेज बिहाइंड, राइट ना। आप उनको हेल्प करने की कोशिश करिए रेदर देन की वो कुछ भी ट्रीटमेंट देने की। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे आप ये बताइए, शैम्पू वगैरह जो करना होता है बालों में, वो कितने दिनों में करना चाहिए आइडियली? देखिए 3 तरह का स्काल्प होता है हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें। एक नॉर्मल स्काल्प होता है जिसमें सिबेसियस ग्लैंड का जो एक्टिविटी होता है नॉर्मल होता है, तो उनका ना तो ड्राई होता है और ना वो होता है, बिल्कुल नॉर्मल दिखेगा, उनके बाल अच्छे दिखेंगे, वो तेल लगाएं ना लगाएं कुछ भी करें उनका नॉर्मल दिखेगा। तो एक नॉर्मल स्काल्प होता है, दूसरा ड्राई स्काल्प होता है जिसमें कि सीबम सेक्रेशन कम होता है, उनका ड्राई होता है बाल, और तीसरा होता है ऑयली जिसमें कि सीबम सेक्रेशन ज़्यादा होता है, राइट। तो उसमें छोटे छोटे फोड़े भी आ सकते हैं, उनके सर पे कुछ भी हो सकता है। जो नॉर्मल स्काल्प वाले हैं वो डेली तेल लगाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ड्राई स्काल्प वाले हैं उनको तो लगाना ही है, हफ्ते में 2 दिन लगाना ही लगाना है, राइट। और तीसरा हो गया आपका जो ऑयली स्काल्प, उनके स्काल्प पे ऑलरेडी ऑयल निकल रहा है। अब आप समझिए, इस मैंने इसको कनेक्ट किया, अभी तक मैंने आपके क्वेश्चन पे मैं आया नहीं हूँ, राइट, कि वो है कि शैम्पू हम कैसे यूज़ करेंगे। तो जो ड्राई स्काल्प वाले हैं वो हफ्ते में एक भी दिन ना करें क्योंकि उनका स्काल्प नॉर्मल है, एक भी दिन शैम्पू नहीं करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ड्राई वाले हैं 2 दिन ऑयलिंग करेंगे, 2 दिन शैम्पू करके धो लें, उनका डैंड्रफ भी निकल जाएगा, उनका अच्छा हो जाएगा। और जो ऑयली वाले हैं वो ऑयल से बिल्कुल दूर रहे, राइट। और वो शैम्पू कम से कम 3 दिन करें क्योंकि उनके स्काल्प में बिल्डअप होता है, ऑयल जमता रहता है, उसको आपको निकालना ही पड़ेगा। तो उनको डेली बाल भी धोना है और हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दिन शैम्पू करना है, वो भी अच्छे शैम्पू से, अच्छे एंटी डैंड्रफ शैम्पू से जिसमें कीटोकोनाजोल हो, जैसा भी हो, इस तरह से करना है। तो ये है शैम्पू का। शैम्पू का एक और रूल मैं लोगों को बोलता हूँ, जब भी आप अप्लाई करें, चाहे आपका स्काल्प कैसा भी हो, आपको मिनिमम टाइम मिनिमम अमाउंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। उतना ही लेना है जिससे कि आपका बाल धुल जाए और सर पे उतनी देर रखना है
जिससे कि आपका काम हो जाए। कितना अननेसेसरी 5 मिनट 6 मिनट छोड़ रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वो सब दैट इज नॉट गुड एक्चुअली। कितना शैम्पू लेना चाहिए? मान लीजिए आप और मैं कर रहे हैं, कितना? मेल में पी के साइज में ओके, मैक्सिमम, एंड फीमेल में 25 पैसा कॉइन, बस इतना? उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, एक बार में नहीं हो रहा है तो उतना ही दोबारा लो, बट उससे ज़्यादा मत लो। ओके। और मार्केट में कौन सा शैम्पू सबसे अच्छा है, अगर मैं आपसे पूछूं तो? मैं तो आंवला रीठा शिकाकाई वाला आदमी हूँ, राइट। मैं खुद भी अप्लाई करता हूँ, राइट। और मैं लोगों को जितने भी पेशेंट रोज सजेस्ट करता हूँ, बट कंडीशन पर डिपेंड करता है। जैसे अगर आप बात करें कि किसी का डैंड्रफ है, ऑयली वाला है, तो उसके लिए बहुत अच्छे शैम्पू है। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, राइट। तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो बहुत अच्छा है। या फिर जिनका ड्राई है, तो ड्राई वालों का प्रिंसिपल मैं बता रहा हूँ कि जिनका है तो उनको कीटोकोनाजोल यूज़ करना ही पड़ेगा। डैंड्रफ है तो उनको कीटोकोनाजोल यूज़ करने, क्योंकि मेलासेजिया फरफर के कारण एक्टिविटी होता है, इसके कारण डैंड्रफ बढ़ता है, तो उसको आपको करना पड़ेगा, राइट। तो आपको यूज़ करना ही करना है उस पर। तो ड्राई स्काल्प है तो वैसा वाला शैम्पू चूज़ करें वो लोग जिसमें थोड़ा मॉइस्चर हो, राइट, ताकि और ड्राई ना हो। शैम्पू ड्राई करता है। आपने और ऐसा कोई शैम्पू यूज़ कर लिया जिसमें कि मॉइस्चराइज़र ज़्यादा नहीं है, आपको और ड्राई हो जाएगा। तो ऐसा यूज़ करिए जिसमें थोड़ा मॉइस्चराइज़र हो, राइट। एंड तो सब तीनों का अलग अलग कैटेगरी है, तीनों अलग अलग तरह से मार्केट जो भी है, ऑयली स्काल्प के लिए, ड्राई स्काल्प के लिए एंड नॉर्मल स्काल्प के लिए शैम्पू अवेलेबल है, वो अपने तरीके से चूज़ करें। एक चीज़ और, मैं एक फॉर्मूला और मैं बताता हूँ, हमेशा शैम्पू स्काल्प के कंडीशन को देख के चूज़ करना चाहिए, एंड कंडीशनर बाल की कंडीशन को देख के चूज़ करना चाहिए। तो कंडीशनर लगाना चाहिए? कंडीशनर, अगर शैम्पू वाले लोग कंडीशनर लगाएंगे तो थोड़ा हेल्प होता है, क्योंकि एक स्टडी हुआ इसमें एक ही बंदे के बाल को तोड़ के अलग अलग रखा गया। एक बाल को 1 महीने के लिए छोड़ दिया, दूसरे बाल पे डेली शैम्पू किया गया, और तीसरे बाल पे बालों के साथ शैम्पू के साथ कंडीशनर पे किया। ये वाला बाल 1 महीने बाद जब उस पर वेट लगाया गया, तो जो बिल्कुल धुला हुआ बाल नहीं था उसने सबसे ज़्यादा वेट सस्टेन किया, ऑलमोस्ट 108 ग्राम। जो जिसपे डेली शैम्पू कर रहे थे वो सिर्फ 35 ग्राम में टूट गया, और जो जिसपे कंडीशनर यूज़ किया था वो 55 ग्राम तक सस्ता। हाँ जी, ये मैंने भी देखा था। राइट। तो इसका मतलब है कि एटलीस्ट अगर शैम्पू करें तो कंडीशनर लिटिल बेटर। वैसे तो मैं तो कहता हूँ ना, तो आप शैम्पू यूज़ करो ना कंडीशनर। ऑयल इज द बेस्ट कंडीशनर। अगर आपका स्काल्प ड्राई है तो बेस्ट है। ऑयल की बात से मुझे एक बात याद आई कि ऑयलिंग करनी चाहिए। मैंने कभी हाल फिलहाल में किसी वीडियो में देखा था कि ऑयलिंग बहुत बेकार है, ऑयलिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बालों के लिए कोई उसका फ़ायदा है या नहीं है? जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, हेयर के प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं, राइट, वो आउट एंड आउट मना करते हैं आपको ऑयल लगाना ही नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा अलग तरह से सोचता हूँ। अगर किसी बंदे का स्काल्प ड्राई है तो उसके लिए ऑयल अमृत है, क्योंकि उसका सीबम सेक्रेशन कम है और चाहिए, राइट। भगवान ने दिया है सीबम, तो उसका मतलब उसका जरूरत है, वो आपको लेना पड़ेगा। अगर किसी का एक्सेस सेक्रेशन हो रहा है, वो अगर ऑयल लगाएगा तो उसके लिए जहर है, वो बिल्कुल ना लगाए। जिनका नॉर्मल स्काल्प है वो कुछ भी करें, उनकी मर्जी, वो लगाएं ना लगाएं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सो ड्राई वालों के लिए अमृत है, ऑयली वालों के लिए जहर है। बाकी आप देख लीजिए। मेरे हिसाब से ड्राई वालों को हफ्ते में 2 दिन तो प्योर ऑयल, मैं ये सब की बात नहीं कर रहा जो ब्रांडेड आजकल जिसमें परफ्यूम और पतला करके जो बेच रहे हैं, लिक्विड पेट्रोलियम मिनरल ऑयल डाल के बेच रहे हैं, उसके सपोर्ट में बिल्कुल ही नहीं हूँ। राइट, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, बट मार्केट में जितने भी हैं सारे के सारे वैसे हैं। आप गवर्नमेंट के साइट पे जाके देख सकते हैं, सब बताया हुआ है कि इसमें कितना मिनरल ऑयल डाला हुआ है, पेट्रोलियम डाला हुआ है, स्पिंडल ऑयल डाला हुआ है, अलग अलग नाम से डालते हैं वो। मैं उस ऑयल की बात नहीं कर रहा हूँ, बट प्योर कच्ची खाने का कोकोनट ऑयल, ब्लैक सेसमे ऑयल, काले तिल का तेल, कैस्टर ऑयल, सरसों का तेल, ये सब आप ड्राई स्काल्प वाले लगाएं, बिल्कुल कोई डरने वाली बात नहीं। अच्छा, आप से मैं एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि क्या आयुर्वेदिक दवाइयाँ इफ़ेक्टिव हैं हेयर फॉल की कंडीशन? वो आप बताइए, आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में है, वो आप बताएंगे तो शायद ज़्यादा अपने साथ होगा। कुछ यूज़ करते हैं? देखिए, मैं बताता हूँ, मैं अभी उस कंडीशन में हूँ जहाँ पे मैंने अपने आप को बिल्कुल ओपन रखा हुआ है। अगर मुझे कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट दे रहा है, राइट, या मुझे पता है कि इस प्रोडक्ट से रिजल्ट आएगा, मैं बिल्कुल ही उसको यूज़ करूँगा। मुझे लोगों को सॉल्यूशन देना है, सबके सर पे, मतलब कहते हैं ना कि आपको क्या चाहिए, आपके सर पे बाल। मेरा आइडिया है कि सबके सर पे बाल होना चाहिए, राइट। तो अगर आयुर्वेदा कर रहा है तो मैं करूँगा। मैंने एक स्टडी किया था जिसमें मैंने ऑलमोस्ट 108 हर्ब्स, राइट, जिसमें मैंने यूएस से मंगवाया था आपका सॉ टोमेटो का बेरी, कुछ मैंने हांगकांग से मंगवाया था, बहुत जगहों से मैंने मंगवाया था,
और इंडिया में तो आपका ब्राह्मी, भृंगराज, ये सारी चीज़ें सब यूज़ करके मैंने एक प्रोडक्ट तैयार किया था, और वो भी एक्सट्रैक्ट निकाल के किया था। ऐसे नहीं कि मैंने उसको गरम तेल में डाल दिया, वैसा नहीं, एक्सट्रैक्ट निकाल कर वो किया था। 12.57% में रिजल्ट आया था। वो प्रोडक्ट मैंने अभी होल्ड पे इसलिए किया हुआ है कि मुझे रिजल्ट चाहिए कम से कम 30-40%, राइट। सो यस, मुझे आयुर्वेदा पे पूरा भरोसा है, बट एक बात मैं कहना चाहूँगा, आयुर्वेदा को अभी तक अच्छे से यूज़ नहीं किया गया है। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आपने नाम सुना होगा रिडेंसिल, प्रोकापिल। रिडेंसिल बना हुआ होता है 2 चीज़ से, DHQG एंड EGCG2, राइट। उसके बाद उसमें मेटाबाइसल्फाइट होता है, जिंक क्लोराइड होता है, और उसमें वाटर है, और ग्लाइसिन भी है, राइट। तो ये दोनों जो है DHQG, ये लार्ज ट्री होता है, उससे एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, जबकि दूसरा EGCG2 है, वो ये ग्रीन टी से निकलता है। यूरोपियन एंड अमेरिकन लोगों ने क्या किया, उनके पास जितने पेड़ हैं, उसके जितने एक्टिव इंग्रेडिएंट है, उस सबको हेयर फॉलिकल पे डाल के देख लिया किससे ग्रोथ होगा, और उन्होंने सीरम बना दिया। हमारे पास आंवला है, हमारे पास ब्राह्मी है, हमारे पास भृंगराज है, हमने आज तक स्टडी किया ही नहीं है। आयुर्वेदा का सारा पोटेंशियल बचा हुआ है। इट्स अप टू यू, व्हाट आर वी गोइंग टू डू, हाउ वी आर गोइंग टू यूज। मैं तो बिल्कुल उसके फेवर में हूँ। जिस दिन मेरे पास पैसा आएगा, मैं रिसर्च ले डालूंगा, मैं सारे इंग्रेडिएंट को टेस्ट करूंगा, और जो काम आएगा मैं लोगों को बताऊंगा, आप यूज करो। अच्छा डॉक्टर अशोक, मुझे आप ये बताइए, आयुर्वेद और एलोपैथ, क्या इन दोनों दवाइयों का साथ में प्रयोग किया जा सकता है हेयर फॉल की नलिश में? बिल्कुल दिया जा सकता है। आयुर्वेदा में बहुत सारी सी दवाइयाँ हैं, जैसे आमल की रसायन है आपका, राइट। आप इसको ले सकते हो, एलोपैथी के साथ भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, हेल्प रहता है। या जितनी भी दवाइयाँ हैं, दोनों दवाइयों को एक साथ लेने में कोई इशू नहीं है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई दवाइयाँ खाने में ज़्यादा यूज होती है, लगाने वाली कम होती है, तो अगर वैसी है लगाने वाली और खाने वाली, वो तो आप कभी भी यूज़ कर सकते हो। ज़्यादातर रही खाने वाली, तो उसको भी यूज़ किया जा सकता है, दोनों साथ में, बिल्कुल इशू नहीं है, बिल्कुल ही। बिल्कुल, साथ में भी अगर यूज़ करें तो। और जो ओम रेमेडी वगैरह की अभी हमने बात की जैसे, तो क्या आंवला का अगर मान लो कोई यूज़ करना चाहे होम रेमेडी वगैरह का, तो उनको यूज़ करना चाहिए ट्रीटमेंट के साथ में, या केवल अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हो तो बस ट्रीटमेंट ही लीजिए? देखिए, एक मैं बताता हूँ, बाल जो है ना, बाल का नेचर ना एक फीमेल से जैसा है, एक मदर होती है ना, मदर से जैसा है। जैसे एक माँ के 4 बच्चे हैं और चारों के 4-4 बच्चे हैं, तो उसका टेंशन अपने 4 बच्चे नहीं होते हैं। वो 16 बच्चों का टेंशन लेंगे, 20 बच्चों का टेंशन लेंगे, 16 प्लस 4, राइट, सबका। तो ऐसे ही बाल होता है, बाल ना, अब जैसे वो माँ, वो 20 का कुछ भी, किसी को बीमारी हुआ, किसी को सर्दी हो गया, किसी को खांसी हो गया, किसी को कुछ प्रॉब्लम स्ट्रेस आए, तो सब का टेंशन लेती है, वैसे ही बाल होता है। बाल आके हर कंडीशन में अफेक्ट होता है, टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, कोई मतलब नहीं, इसका आप में हुआ नहीं हुआ उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो अफेक्ट होता है। तो हेयर ना हर चीज से अफेक्ट होता है आपका, चाहे कोई भी कुछ भी हो। तो हेयर में जैसे आप कह रहे हैं कि आंवला है, या कोई भी आयुर्वेदिक वो है, कौन सी चीज आपके बालों को चाहिए, किससे, जिस जैसे ये आपको पता नहीं चलता है कौन सी चीज से हेयर लॉस शुरू हुआ है, वैसे आप वही पता चलता है कौन सी चीज खाएंगे तो आपका हेयर लॉस रुक जाएगा, राइट। यहाँ तक रही बात आंवला की, लोग इसको एंटीऑक्सीडेंट या विटामिन सी का सोर्स करके करें। आंवला इज मच मोर देन दैट, राइट। अगर आप आंवला की रसायन आप खाएं, राइट, जो आपके आयुर्वेदा में लिखा हुआ है, तो वो काफी हेल्प कर सकता है। सो अगर कोई बंदा मिनॉक्सिल ले रहा है, राइट, साथ में मान लीजिए कि उसको एक सिंपल हम बात करें लोकल लैंग्वेज में कि एंटीऑक्सीडेंट की कमी है या विटामिन सी की कमी है, आंवला लेगा तो हेल्प करेगा ही करेगा। इट इज गोइंग टू हेल्प, सो इज इट शुड। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे आप ये बताइए। एक बात और मैं बताता हूँ आज, लोग ना आजकल आंवले, कच्चे आंवले का जूस बहुत पीते हैं, राइट। लेकिन जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मैंने तो आयुर्वेदा भाई नहीं किया, बट जहाँ तक मेरा नॉलेज है, उसके अनुसार ये बताया जाता है कि अप्रैल या अक्षय तृतीया से लेकर नवंबर तक के बीच का आंवला नहीं खाना चाहिए रॉ, उससे हेयर लॉस बढ़ता है। नवंबर से लेके अक्षय तृतीया तक का आंवला आप खाइए, और अक्षय तृतीया के अराउंड का जो आंवला होता है, उसको आप स्टोर करके आप आमल के रसन बना लीजिए, च्यवनप्राश बना लीजिए, कैंडी बना लीजिए, कुछ भी बना के मुरब्बा बना कर रख लीजिए, और उसका ही सेवन करना चाहिए। उससे ये होता है, अगर आप बीच में करेंगे तो हेयर लॉस बढ़ेगा। बिल्कुल, वो बेमौसम अगर आप कुछ भी चीज़ खाते हैं, अगर इसीलिए कहा जाता है ना कि सीज़नल फ्रूट्स खाइए, जिस मौसम में जो चीज़ आती है उसी मौसम में वो चीज़ खाएँ। इसीलिए बाकी के जो मौसम वाली चीज़ों को आप स्टोर करके, उनको स्टोर करने का जो आयुर्वेदिक प्रोसीजर है, उसी तरीके से अगर आप यूज़ करें, तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब, मुझे आप ये बताइए कि अगर कोई पेशेंट, उसको कैसे पता लगेगा कि उसको आपके पास जाने की ज़रूरत है, या किसी भी
हेयर एक्सपर्ट के पास जाने की जरूरत है? इंडिया वाले किसी का हेयर लॉस हो तो सबसे पहले कहाँ जाता है? किचन में जाता है ना? वो बेचारा उधर अंडा दही प्याज ढूंढता रहता है। अमेरिका में या कि वेस्टर्न वर्ल्ड में किसी को हो तो सबसे पहले वो डॉक्टर से कंसल्ट करता है कि क्या रीज़न क्या है, वो समझने की कोशिश करता है। हमारे इंडिया में जब तक हमारा जान होता है ना, तब तक हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंडिया में एक जर्नी है पेशेंट का। शुरू कहाँ से करेगा? वो किचन से शुरू करेगा। 6 महीना वो नानी दादी के नुस्खे अनाप शनाप, उसके बाद वो पड़ता है यूट्यूबर के चक्कर में, राइट? उसमें वो अच्छा खासा टाइम बर्बाद करता है, 2 साल 1 साल 1.5 साल 2 साल ऐसा बर्बाद करता है। और तब जब हार्डिया से हार जाता है, बिल्कुल गैप पड़ गया, सब कुछ हो गया, तब वो जाते हैं डॉक्टर के पास। मेरा सजेशन ये है कि अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है, राइट, होना शुरू हो गया है, थिनिंग हो रहा है, मैक्सिमम आप 6 महीने होम रेमेडीज आप सब यूज कर लो। आपको मेथी यूज करना है, प्याज यूज करना है, सब कुछ यूज करो, कुछ चीज मत छोड़ो, राइट? एक एक दिन में 10-10 चीज यूज करो, खाने का लगाने का सब करो। लेकिन 6 महीने बाद भी अगर आपके हेयर लॉस पे, हेयर कंडीशन पे कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, देन प्लीज गो टू डॉक्टर। सिंपल ये है। आप वेट मत करो, बर्बाद मत करो, क्योंकि आप, मैं एक चीज और बताता हूँ। जैसे मैंने इंडियन पेशेंट की जर्नी बताई, वैसे मैं आपको बताता हूँ यूट्यूबर की जर्नी। यूट्यूबर एक यूट्यूब स्टार्ट करता है, अब वो क्या करता है, जैसे आप डॉक्टर आपका वीडियो देखा, मैं डॉक्टर मेरा वीडियो देखा, वो देख के सीखता रहता है। और सीख के ना एक लंबे पीरियड के टाइम पे वो सीख सीख के धीरे धीरे करके वो अपने अपने आप को मैच्योर करता है। उसको उसने कोई किताब नहीं पढ़ी हुई होती है। आपके साथ उसने 6 साल मेडिकल कॉलेज में वो नहीं किया है, या आप उसने 500 या 1000 पेशेंट देखा नहीं है, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो वीडियो देख देख के बोलता था, लोग उनकी बात सुनते रहते हैं। अगर एक ऐसे बंदे के चक्कर में फंस के जो खुद सीख रहा है, राइट, सीख सीख के आपको बता रहा है, तो उसके चक्कर में हो सकता है आप उस टाइम के लूप में घुस जाए, जब उसको नॉलेज नहीं है, फिर तो आपका बर्बाद ही कर देगा। तो ऐसे लोगों के चक्कर में मत फंसिए। एक इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, एलोपेशिया। आप यूट्यूब पर जाके यूट्यूबर को पूछ लो, किसी बंदे को पूछो, पूरे इंडिया में पूछ लो एलोपेशिया क्या है, किसी को नहीं मालूम। किसी को लगता है मेल पैटर्न एंड्रोजेटिक एलोपेशिया है, किसी को लगता है जो छोटे छोटे पैच आ जाते हैं वो एलोपेशिया। ऐसा नहीं है, आप समझिए, एलोपेशिया एक टर्म है। जैसे फीवर को मेडिकल टर्म में पायरेक्सिया बोलते हैं, राइट, वैसे ही हेयर लॉस को मेडिकल टर्म में एलोपेशिया बोलते हैं। अब ये एलोपेशिया हेयर लॉस को मेडिकल टर्म में हमने बोला, वो उसका वैरायटी हो सकता है। देखिए कैसे हो सकता है, एंडोजेनिक एलोपेशिया, मेल पैटर्न बॉल्डनेस या जेनेटिक हेयर लॉस एक टाइप हो गया। फिर उसके बाद आप देखिए डिफ्यूज अनपैटर्न एलोपेशिया, डिफ्यूज पैटर्न एलोपेशिया, फीमेल पैटर्न एलोपेशिया, राइट। फिर आपका एलोपेशिया एरियाटा इनकॉग्निटो, एलोपेशिया टोटैलिस, एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस, राइट। फिर आपका हो गया स्कारिंग एलोपेशिया, ट्राइकोटिलोमेनिया, राइट। स्कारिंग एलोपेशिया में हो गया आपका, हाँ, वो एक और टाइप हो गया। फिर आपका ये ट्रैक्शन एलोपेशिया, जो बाल खींच के जोर से करते हैं। 18 टाइप के एलोपेशिया होते हैं, राइट। क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है, राइट, तो किसी का दवाई किसी पर, उनको लगता है कि सब एलोपेशिया एक ही है, इसीलिए एलोपेशिया एरियाटा का ट्रीटमेंट है प्याज, उसको लगा रहे हैं एंडोजेनिक एलोपेशिया पे। उनको पता ही नहीं कि एलोपेशिया का डिफरेंट टाइप है, राइट। तो ये नॉलेज नहीं होने के कारण भी बहुत गड़बड़ हो रहा है। तो होम रेमेडीज और यूट्यूबर पे भरोसा मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम 6 महीने तक दो, नहीं होता है डॉक्टर के पास। चलिए, अच्छा, आजकल आप डायबिटीज़ के ऊपर भी बहुत सारे वीडियो बना रहे हैं। डायबिटीज़ और हमारे हेयर फॉल के बीच में आपस में क्या रिलेशन है, इनके बारे में मैं आपसे पूछूंगा, पर पहले आप मुझे बताइए कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसे सबसे ज़्यादा किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए? खाने पीने में किस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? खाने पीने की बात छोड़िए, डायबिटीज वालों को सबसे पहला जिस चीज को जानना चाहिए, समझना चाहिए, वो है इंसुलिन रेसिस्टेंस। थोड़ा बताइए। हाँ, क्या होता है मैं बताता हूँ। आपने कोई से चाय पिया, उसमें 40 ग्राम शुगर है, 40 ग्राम ग्लूकोज है। उस 40 ग्राम आपकी बॉडी में गया ग्लूकोज, वो 5 ग्राम ग्लूकोज आपके ब्लड में घूमेगा। ब्लड आपका जो 5 लीटर का ब्लड है, वो 5 ग्राम तक शुगर को एब्जॉर्ब कर सकता है, रख सकता है। जैसे ही ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता है, राइट, 5 ग्राम से ज्यादा, तो पैंक्रियाज से इंसुलिन रिलीज होता है। इंसुलिन आता है और वो सबसे पहले जाता है लीवर और मसल के पास। उनको बोलता है मेरे पास 35 ग्राम शुगर है, 5 ग्राम तो ब्लड में है, 35 ग्राम शुगर है, आपको चाहिए, राइट। तो उनकी कैपेसिटी है, लीवर 100 ग्राम तक शुगर स्टोर कर सकता है और मसल आपका 400 ग्राम तक स्टोर कर सकता है, राइट। सपोज उनके पास कैपेसिटी है, उन्होंने लीवर ने बोला हाँ दे दो मुझे, ले लिया। फिर थोड़ी देर बाद इंडियन की आदत है, फिर थोड़ी देर बाद कार्बोहाइड्रेट खाएगा। अभी तो चाय पिया है ना, थोड़ी देर बाद पोहा खाएगा, राइट। उसके बाद फिर राइस दाल भर भर के खाएगा, राइट। तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते रहते हैं।
तो हर बार यही स्टोरी होता है, ब्लड में शुगर बढ़ा, इंसुलिन आएगा, वो लेके लीवर मसल के पास जाएगा। अब मान लीजिए कि लीवर और मसल का स्टोरेज फुल हो गया, उसके पास 100 ग्राम फुल हो गया, उसके पास 400 ग्राम फुल हो गया। अब जो एक्स्ट्रा शुगर है अब क्या करेगा? अब इंसुलिन क्या करता है, उस शुगर को लेके जाता है फैट सेल के पास। बोला भाई मेरे पास 100 ग्राम शुगर है, चाहिए तुमको? बोलता है दे दो। फैट सेल की सबसे अच्छी बात यह है कि वो कितना भी एक्सपैंड हो सकता है, आदमी कितना भी मोटा हो सकता है, राइट। वो फिर वो इंसुलिन को एक बहुत अच्छा स्टोरेज मिल जाता है, वहां पे स्टोर करता रहता है, वो आदमी मोटा होता जाता है। एक टाइम के बाद वो फैट सेल को ऐसा लगता है कि अब अगर मैंने इंसुलिन की बात मान के और मैंने शुगर लिया तो अब मैं फट जाऊंगा। तो वो जो ट्रिगर पॉइंट होता है उसके जस्ट पहले वो ब्लड में फैटी एसिड रिलीज करता है, और वो फैटी एसिड इन ब्लड इज वार्निंग फॉर मसल एंड लीवर, और ये सब मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि अब इंसुलिन लेके आएगा ना मेरे पास शुगर, तो हम लेंगे नहीं, सुनेंगे ही नहीं उसको। हाँ। दिस कंडीशन इज कॉल्ड इंसुलिन रेसिस्टेंस, राइट। अभी देखिए इस कंडीशन हुआ कि उसको पूरी को अगर आप एनालाइज करेंगे तो हाई कार्बोहाइड्रेट खाने से हुआ, जो हम बार बार कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या हुआ, आपकी बॉडी में फैट बहुत बढ़ गया है, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या कट करना है, कार्बोहाइड्रेट कम करिए, और आप कट करिए हाई फैट फ्राइड फूड, राइट। ये दोनों पहले कट करिए। तीसरा, जो जमा हुआ है आपने अपनी बॉडी में जमा करके रख लिया है, उसको आप करिए बर्न। तो उसको बर्न करने का 2 तरीका, एक्सरसाइज करिए, मसल बढ़ाइए, राइट। तो इस तरह से जब बंदा इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएगा ना, तो शुगर को आसानी से कंट्रोल कर सकता है। बट हम क्या करते हैं, जैसे ही डायबिटीज होता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, हमें इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं, राइट। अब आप समझिए, आपकी बॉडी में इंसुलिन ज्यादा है, डॉक्टर और इंसुलिन पुश कर रहे हैं, तो इतना इंसुलिन का लेवल हो जाता है बॉडी में कि वो जाके रिक्वेस्ट करता है लिटरली फैट सेल को, उसको भाई थोड़ा तो ले ले यार, थोड़ा तो ले ले, तो थोड़ा शुगर कम कर देता है, लेकिन आदमी मोटा होता जाता है। मतलब एक तरह से वो बीमारी को और बढ़ाया जा रहा है, आपको उस लेवल पर पुश किया जा रहा है जहां पे आपको इरिवर्सिबल हो जाओगे आप। दैट इज रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग। सो अगर किसी को भी डायबिटीज होना तो उस तरफ मत जाइए, पहले आप समझिए चीज़ों को, लाइफ में चेंजेस करिए, अगर सब कुछ उसके बाद जब आप करेंगे तो आपका धीरे धीरे अपने आप ही शुगर कंट्रोल होने लग जाएगा। सो चूंकि मुझे डायबिटीज़ है, मैं खुद अपने कंट्रोल कराता हूँ, मैं सब लोगों को भी सिखाऊं। एक्चुअल साइंस तो पता नहीं है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो सिर्फ दवाई लिखते हैं ना, मेटफॉर्मिन से स्टार्ट करते हैं, फिर कॉम्बिनेशन चलता रहता है, एक टैबलेट, फिर खाने के पहले 2 टैबलेट, फिर सुबह शाम 2 टैबलेट, फिर ऐसा बढ़ता जाता है। आप T20 खेलने लग जाते हो। T20 क्या है, T4 टैबलेट और 20, मतलब 20 टैबलेट खाने शुरू कर दिया आदमी ने, तो 10 डायबिटीज का, 10 ब्लड प्रेशर का हो गया उसका T20 स्टार्ट, राइट। सो ये जिंदगी शुरू हो जाती है। ये जिंदगी पे मत जाओ, इंसुलिन रेजिस्टेंस समझिए, और उसके बाद डायबिटीज को वापस लेके आइए। तो मतलब अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो डायबिटीज को मैनेज करने का सबसे सही तरीका यही। इंसुलिन रेसिस्टेंस की तरफ देखिए, राइट। और आप अपने खाने में कार्ब कम करिए, फैट कम करिए, फ्राइड फूड बिल्कुल कम कर दीजिए, ठीक है। मसल बढ़ाइए अपनी बॉडी में, एक्सरसाइज करना शुरू करिए। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, आपका जो शुगर को ना वो कंज्यूम करता है वो अपने एक्टिविटीज के लिए, राइट। तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है, प्रोसेस्ड या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं खाना है, होल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आप खा सकते हो। अब ये होता क्या है, रिफाइंड मतलब जैसे मैदा हो गया, जिस चीज उसको भी रिफाइन किया हुआ है। होल कॉम्प्लेक्स मतलब जैसे फ्रूट्स है, राइट, या फिर आपका दलिया है, ये होल कॉम्प्लेक्स में आ रहा है, राइट, इसमें आपने कोई प्रोसेस नहीं किया है, तो ये सब चीज़ें आप खा सकते हो, कोई इशू नहीं, राइट। तो आपको रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है, प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है, होल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाना है। फैट, सैचुरेटेड फैट हो या किसी भी तरह का फैट हो, बिल्कुल ही कम खाइए अपने खाने में, राइट। एक्सरसाइज करिए, ठीक है। टाइम पे सो जाइए, टाइम पे सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका जितना हार्मोनल चेंजेस हुआ है वो सब वापस आना शुरू हो जाए, आपको प्रोटेक्टिव हार्मोन मिलने लग जाए, राइट, सब कुछ हो जाए। तो ये जब आप ये सब काम करना शुरू करेंगे तो आपका शुगर अपने आप ही कम होने लग जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए आपके पास कोई पेशेंट आया, डायबिटिक पेशेंट है, केवल एक सलाह उसको देनी हो तो क्या कहेंगे? सबसे पहले किस चीज़ पे ध्यान दें? बिल्ड ऑल योर मसल्स, दिस इज माई मेन मैसेज। ये जो मसल है ना, यही आपका इंसुलिन है, यही आपका मेटफॉर्मिन है, यही सारी दवा है। मतलब वर्कआउट करना स्टार्ट कर। वर्कआउट करना शुरू करिए और मसल को बिल्ड करिए, फैट कम करिए। तो एक चीज मैं कहूंगा, और स्पेशली 40 के बाद वालों के लिए तो मसल मतलब अगर आपके पास है तो आप कुछ भी रिवर्स कर सकते हो, नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेट कंडीशन इंडियन वालों में कि इंडियन एक्सरसाइज पे कभी ध्यान देते ही नहीं है बचपन से। हमारे माँ बाप ना, बेटा इंजीनियर बन जा, बेटा डॉक्टर बन जा, बेटा IAS बन जा, बेटा चांद पे चला जा, बेटा एक्सरसाइज मत करना, टाइम बर्बाद मत करना, राइट। तो इस कल्चर को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा हमें, और हमें एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ में पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट क्या होता है?
अभी देखिए, इन जनरल आप भी प्रैक्टिस करते हैं, मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, राइट? तो हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पे सीधे बोलते हैं कि चीकू मत खाना, केला मत खाना, राइस मत खाना, ये मत खाना, वो मत खाना। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, राइट? मैं अगर ओट्स खाऊं मेरा शुगर नहीं बढ़ता है। मैं दिन भर में कम से कम 500 से 800 ग्राम फ्रूट्स खाता हूँ, और सब फ्रूट्स खाता हूँ, मैंगो से लेके सब खाता हूँ, राइट? राइट, बट मुझे पता है कितना मैं खाना चाहिए, तो मैं उतना ही खाता हूँ। मेरा शुगर कंट्रोल में रहता है हमेशा, राइट? लोग कहते हैं गेहूँ मत खाओ, मेरा गेहूँ से शुगर बढ़ता ही नहीं है। लोग कहते हैं मिलेट खाओ, राइट? मिलेट खाओगे तो शुगर तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा। मैं मिलेट खाता हूँ, मेरा शुगर 200 जाता है। अब बस वही पर्सनलाइज का मतलब क्या हुआ कि आपकी बॉडी के लिए कौन सा चीज अच्छा है, कौन सा चीज खराब है, ये आपको पता ही नहीं है। आप तो एक जनरल प्रिंसिपल पे चल रहे हैं, राइट? तो पर्सनलाइज का मतलब होता है कि मेरी बॉडी के लिए अगर मुझे डायबिटीज है तो कौन सी चीज अच्छी है वो मुझे नहीं पता है। तो वो समझने की कोशिश करिए कि वो कौन सी चीज है जो आपकी बॉडी के लिए डायबिटीज में आपको हेल्प कर रहा है, और वही चीज खाइए। जो नहीं कर रहा है वो मत खाइए। तो ये तो आपके डॉक्टर को भी नहीं पता होगा, जब आपको ही नहीं पता तो आपके डॉक्टर को ही नहीं पता होगा। यहाँ पे आप हेल्प लीजिए आपके सीजीएम का, राइट? जैसे ये मैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने सीजीएम लगाया हुआ है। सीजीएम मतलब कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर, राइट? आप जब भी खाएंगे इसमें शुगर बढ़ेगा। आप दिन भर में 100 बार, 200 बार, 500 बार इसमें आप चेक कर सकते हैं। आप पहले दिन आप एक ही चीज, जब भी कोई आदमी सीजीएम कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर लगाए तो बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। आप ये करने के लिए नहीं लगाया है आपने कि अरे मेरा शुगर बढ़ जाएगा घट जाएगा, नहीं, आप टेस्ट करने के लिए लगाया है, राइट? आप पहले 2 रोटी खा के देखो, 2 घंटा वेट करो, दोबारा चेक करो कितना शुगर बढ़ा, 200। रोटी नहीं खाना चाहिए। ओट्स खा के देखो, ओट्स मैंने खाया, ओट्स खाने के बाद मेरा शुगर कितना गया, 130। ये मेरे लिए अच्छा है, लिख के टिक मार कर। पर्सनलाइज, यहाँ पे डॉक्टर को नहीं पता आपकी बॉडी क्या काम कर रही है, क्या डिमांड कर रहा है, कैसा है आपका बॉडी। सो ये इस चीज को जब आप समझ जाएंगे ना कि मेरी बॉडी के लिए ये चीज अच्छा है, ये चीज खराब है, ये चीज अच्छा है, ये चीज खराब है, फिर आप वही चीजें करेंगे जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, और तब फिर उसमें सीजीएम बहुत हेल्प करता है। अच्छा, आप सीजीएम की आपने बात की, मैं पूछना चाहूंगा खजूर का क्या इम्पैक्ट रहता है? आपने खजूर खाया? खजूर, हाँ, खजूर आप दिन भर में, मैं अपनी बॉडी की बात कर रहा हूँ, मैं खाने के बाद एक खजूर खाता हूँ। कितना स्पाइक जाता है उससे? एक अगर 10 ग्राम का खजूर है तो 15-20 यूनिट ऊपर जाता है। लेकिन वो कहाँ मुझे हेल्प करता है, वो मेरी शुगर के क्रेविंग को कम करता है। बहुत ज़्यादा तो नहीं गया एक खजूर खाने से, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मेरे जो शुगर का क्रेविंग होता रहता है, शुगर खाना वो मेरे अंदर नहीं होता है। तो मैंने ये देखा है, बंदा खाने के साथ में सुबह शाम एक खजूर आराम से खा सकता है। एक्चुअली मैं तो खा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और बहुत सारे लोगों को ये कंप्लेन रहती है कि खाना खाने के बाद वही शुगर क्रेविंग वाली बात। तो ऐसे कंडीशन में आपने ये नोटिस किया है कभी कि खाना खाने पे पर्टिकुलर लेवल पे स्पाइक नहीं मिल पाता, उस वजह से क्रेविंग रहती है? कैसे इस चीज़ को समझिए, होता क्यों है? अरे ये समझना इंपॉर्टेंट है। आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल बहुत हाई है। अब वो जो इंसुलिन का लेवल है ना, और आपका ग्लूकोज का लेवल दोनों हाई है, तो मान लीजिए कि आपने ग्लूकोज वाला खाना नहीं खाया, कार्बोहाइड्रेट कम गया बॉडी में, लेकिन इंसुलिन का लेवल तो यहीं पे है। अब वो इंसुलिन डिमांड करता है कि मुझे और कार्बोहाइड्रेट चाहिए, राइट? तब आपको खाने के बाद ना मिठाई खाने का मन करता है, आपको लगता है कि नहीं कुछ तो चाहिए। और जब आप खाते हो, शुगर खाते हो, मिठाई खा लेते हो या कुछ भी खाते हो, आपका शुगर जग जाता है। तो जब दोनों बैलेंस में आता है तो आपको लगता है हाँ अभी ऐसा ही है, जो कि गलत है एक्चुअली। हाँ, मन की बात है, मानना वैसा तो गलत ही होता है। वही डोपामिन वाला कि हर बार और ज़्यादा, वो सलमान खान वाली बात, वो किक हर बार और ज़्यादा बड़ी किक होनी चाहिए। एक होनी चाहिए, तो वैसे हमेशा किक बढ़ता जाता है और फिर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। पर वो है दिक्कत वाली बात। तो बहुत दिक्कत वाली बात है, मतलब वो शुगर ही तो आपका मेन प्रॉब्लम है। हर वक्त खाने के बाद आप शुगर खा रहे हैं, मतलब आप तो फ्यूल ऐड कर रहे हैं ना उसको, वो डिमांड कर रहा है। एंड विसरल फैट की बात बताता हूँ आपको। विसरल फैट जो है ना आपका, जो पेट के अंदर में फैट होता है, इंटेस्टाइन के बीच में जो होता है, वो फैट ना भेड़िया है, भेड़िया। वो ऐसा भेड़िया है जिसको आप जितना शुगर दोगे उतना शुगर वो डिमांड करेगा, नहीं दोगे वो चुपचाप बैठा रहेगा। सो ये प्रैक्टिस करना भी डायबिटीज वालों के लिए बहुत जरूरी है। और रात को लेट तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए डायबिटीज वालों को, 8 बजे के बाद। मैं 6 बजे कहता हूँ। बहुत बढ़िया, ये मतलब दिस इज वन ऑफ द बेस्ट हैबिट दैट अ पर्सन शुड हैव। नहीं, शाम को अगर आप जितना लेट खाओगे, मैं तो एक बात मैं बार बार कहता हूँ कि आप जितना लेट खाओगे खाना, उतने ज़्यादा आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट नंबर होंगे डॉक्टर के, फार्मासिस्ट वगैरह के, उतने ज़्यादा कॉन्टैक्ट नंबर होगा। बहुत बहुत अच्छी बात है, मैं भी अब इस लाइन को यूज करूंगा आगे से ना। चलिए,
अच्छा, ये सीजीएम आप यूज़ कर रहे हैं तो इसका क्या फ़ायदा आपको मिला? कुछ फ़ायदा? बहुत फ़ायदा मिला है, मुझे ये पता चल गया सबसे पहले कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। दवाइयाँ लेते हैं आप? मैं कोई दवाई नहीं लेता, कोई दवाई नहीं। केवल खाने से कंट्रोल किया? एक्सरसाइज़ प्रॉपर, मुझे पता है मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। मुझे पता है 1 केला मैं खा सकता हूँ। अच्छा, मैं अकेला ही खाऊँगा। सपोज़ रात के मैं 10 बजे अपने क्लिनिक से निकला, बाहर देखा मैंने, तो मुझे फ़ालूदा वाला दिख गया। अब मेरा मन कर रहा है कि फ़ालूदा खाऊँ क्या, राइट? अब जिसको कंट्रोल नहीं हो जाके खा लेगा, लेकिन मैं पहले सीजीएम पे चेक करूँगा मेरा शुगर कितना है। अगर मैं देखा कि 155 है और फ़ालूदा खाऊँगा तो मेरा 55 और जाएगा, मतलब शुगर 200 पार जाएगा, तो मैं नहीं खाऊँगा। हाँ, लेकिन देखा गया अरे शुगर 100 के आस-पास है, तो ठीक है चलो, महीने में 15 दिन में एक बार हम खा सकते हैं, 155 ही जाएगा ना। सो ये आपको समझ में आ जाता है, राइट ना? तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको समझ में आने लग जाता है। अच्छा, कभी-कभी क्या होता है ना, हम गारंटीड लेते हैं किसी चीज़ को कि ठीक है ना, होली दिवाली मैंने परसों तो खाया था रसमलाई, एक ही तो खा रहा हूँ, ऐसे क्या होगा, वैसे क्या होगा? यहाँ पे आपको इफ एंड बट नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिखेगा आपको यहाँ से कि बॉस तुमने एक रसमलाई खाया, नाउ शुगर हैज़ गॉन 190, यू थिंक अबाउट इट। तो यहाँ पे आप अंधेरे में नहीं बैठे हैं, आप अपने मेंटल उस पे नहीं चल रहे हैं, आप गेस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्लियर कट आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ पे दिखता है, इतना शुगर है, इतना करना है, आपको इतना कम करना है, आप बढ़ा रहे हो, आप गलत कर रहे हो। अच्छा डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ में सप्लीमेंट्स वगैरह हेल्प करते हैं? हेयर फॉल में तो आपने कहा कि इफ एंड बट वाली बात है, तो यहाँ पे क्या है? डायबिटीज़ में सप्लीमेंट बहुत हेल्प करता है। कुछ सप्लीमेंट्स हैं, मतलब सप्लीमेंट्स एज़ इन मैं मल्टीविटामिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मल्टीविटामिन भी आप एक बात देखिए, डायबिटीज़ वालों में डायबिटीज़ होता क्यों, थोड़ा एज ज़्यादा होता है तब होता है, तो उस टाइम पे ऐसे भी सप्लीमेंट की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है बॉडी को, राइट? दूसरा, आप जो दवाइयाँ लेते हैं डायबिटीज़ में या दूसरी बीमारियों में, वो दवाइयाँ भी आपके जो सप्लीमेंट है उसके एब्जॉर्प्शन को रोकता है। एक तो आपका एज हो गया फैक्टर, दूसरे आपकी दवाइयों की वजह से आपका डायबिटीज़ हो गया। सो यस, सप्लीमेंट लेना चाहिए। कुछ सप्लीमेंट ऐसे हैं, राइट, जो बहुत हेल्प करता है। जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ, मायोइनोसिटॉल, ओके। राइट। मैं आपको ना एक एक्सपेरिमेंट करने बोलता हूँ जो आप अगले सीजन में ही कर पाएंगे। आप किसी डायबिटीज़ पेशेंट को बोलिए आधा किलो लीची खा लो, बोले तो वो खाएगा ही नहीं, मैंने देखा था आपका वो वीडियो। है ना? लेकिन आप उसको बोलिए आधा आधा किलो, सुबह उठ के आधा किलो तुम लीची खा लो, उसके बाद तुम खाना खाओ, शुगर 150 के ऊपर नहीं जाएगा। रीज़न, उसमें होता है इनोसिटॉल, राइट, जो कि काम करता है, जो बढ़ने ही नहीं देता है शुगर के लेवल को। तो आप मायोइनोसिटॉल ले लो अपने खाने में। जामुन में भी होता है? जामुन में भी होता है, मुझे नहीं पता, ना ऐसे पूछ। नहीं मुझे नहीं पता, मुझे जामुन अगर हो तो बहुत अच्छी बात, राइट। तो मायोइनोसिटॉल हो गया। दूसरा है बर्बेरिन, ठीक है, ये भी बहुत हेल्प करता है। तो मैं मायोइनोसिटॉल का 2 टैबलेट 500 मिलीग्राम का और एक बर्बेरिन का मैं लेता हूँ सप्लीमेंट रेगुलर। उसके अलावा आपको एप्पल साइडर विनेगर खाने के पहले, वो चीज़ भी काफ़ी हेल्प करता है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि एप्पल साइडर विनेगर नहीं होता है, एप्पल का जो छिलका होता है उससे, उसमें कुछ होता है, एक नया मॉलिक्यूल आया है जिसके कारण होता है। सो ठीक है, जो भी एप्पल साइडर विनेगर हो या एप्पल का छिलका जो भी हो वो, सो ये सारी चीज़ें ना बहुत हेल्पफुल है आपके डायबिटीज़ में। सो ये सब रेगुलर लेते रहना चाहिए। सो डायबिटीज़ वालों के लिए सप्लीमेंट तो मस्ट है। एप्पल साइडर विनेगर आप कैसा लेते हैं? मतलब लिक्विड फॉर्म वाला या फिर आजकल ये टैबलेट वगैरह चली हुई है वो? कमीज़, नो, कमीज़ तो मतलब ऐसा है कि आपको वर्ल्ड कप चाहिए, ठीक है, तो आपको पकड़ा दिया एक टॉफ़ी, ईरानी टॉफ़ी, बोला बेटा यही है वर्ल्ड कप तुम्हारे लिए, वो ऐसा है। गमीज़ तो मतलब है ही नहीं, मैं मानता ही नहीं उसको मल्टीविटामिन। दे आर लाइक, दे मे हैव सम यूज़ बट नॉट द बेस्ट ऑफ बेस्ट सप्लीमेंट यूज़ के। मन को हाँ, लाने बाकी वही है, आपने सोचो हाँ टेस्ट में अच्छा है, ये है वो है, लोगों ने बहुत तरह से उसको स्वीट बना के दे दिया है, बट इट्स नॉट मल्टीविटामिन। इस पे आप रिलाई कर सकते हो, जिस पे आप अपने लाइफ को सीरियस आगे लेके जा सकते हो। नो, नॉट एट ऑल। डॉक्टर साहब मुझे ये और बताइए कि डायबिटिक पेशेंट्स को हेयर फॉल होने के चांसेस नॉर्मल व्यक्ति के मुकाबले क्या ज़्यादा होते हैं? ज़्यादा होता है हमेशा, क्योंकि देखिए एक चीज़ आप समझिए, डायबिटीज़ वालों में शुगर ज़्यादा होता है। शुगर कहीं भी आपकी बॉडी में रहेगा तो वो क्या करता है, किसी से भी चिपक जाता है, एंड इसको कहा जाता है ग्लाइकेशन। ओके, आपका अमाइनो एसिड है उससे चिपक जाएगा, कोलेजन है उससे चिपक जाएगा, राइट। और ये क्या कर, जब ग्लाइकेशन होता है आपकी बॉडी में ज़्यादा, तो आपका एजिंग का प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है, राइट। तो आपके बालों में भी जाके, जैसे HbA1c जो हम चेक करते हैं, HbA1c क्या है,
हीमोग्लोबिन से आपका कितना शुगर चिपका हुआ है, दैट इज ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं उसको, HbA1c, राइट, मतलब वो चिपका हुआ है हीमोग्लोबिन से। तो जब वो 5.7 के ऊपर जाता है, मतलब 100 में से 5.7 एवरेज हीमोग्लोबिन से अगर चिपका हुआ है आपका ये शुगर, तो उसको कहते हैं कि HbA1c 5.7 से ज़्यादा हो गया, अब ये डेंजर जोन में आप जा रहे हो, आपको 5.7 के नीचे रखना चाहिए, राइट। तो ये जब चिपकता है तो ये बॉडी में इनडिस्क्रिमिनेटली ग्लूकोज किसी से भी चिपकता है। तो जब हर से चिपकता है, और हर जगह पे आप देखेंगे कोलेजन चिपक के आपको झुर्रियाँ करवाएगा, राइट, अमाइनो एसिड से चिपक के स्किन को खराब कर, कोलेजन चिपक के स्किन खराब करता है आपका, राइट, प्रोटीन को डीनेचर कर देता है, तो हर जगह पे खराब ही करता है ये। तो सिमिलरली ये बालों के लिए भी ग्लाइकेशन का प्रोसेस उसके भी हेयर रूट्स में जाके चिपकता है, वहाँ भी खराब करता है, दैट इज नॉट गुड, तो वहाँ भी ये डैमेज ही करता है। सो एक्सेस ग्लूकोज इन योर बॉडी विल क्रिएट ग्लाइकेशन एंड ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट बनाएगा और आपको डैमेज ही करवाएगा। तो यस, ऑब्वियसली डायबिटीज वालों में हेयर लॉस तो छोड़िए, कौन सी बीमारी है जिसका रिस्क ज़्यादा नहीं है? बिल्कुल, सबका ज़्यादा होता है। सबका ही ज़्यादा हो जाता है, हेयर लॉस तो कुछ भी नहीं उसके सामने, उनको तो उसमें हार्ट अटैक का हर चीज़ का ही ज़्यादा होता है, आँखें खराब होती है, किडनी खराब होता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है, क्या नहीं होता है, अल्जाइमर होता है, लोग यादाश्त कमज़ोर होने लग जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। सो हेयर लॉस तो कुछ नहीं उनके सामने। ओके, आपने HbA1c की बात की, तो आप किसको नॉर्मल मानते हैं? 5.7 पहले मैं देखता था कि 6 भी नॉर्मल था, उससे पहले 6.5 नॉर्मल था। क्या नॉर्मल, क्या? देखिए, इस पे मैं अभी कोई कमेंट नहीं करूँगा, बट मैं डायबिटीज़ वालों को सजेशन ये दूंगा कि ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग इट एज लेस एज पॉसिबल, क्योंकि अभी मैंने इस पे कोई ना तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी है, ना मेरा कोई एक्सपीरियंस है कि कितने पे कितना होता है, बट आई से कि फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि पहले 6.9 था तो हम 6.9 के ऊपर ही रखें, नो, ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग इन एज लेस एज पॉसिबल, क्योंकि मैंने तो कुछ लोगों में 4.5 भी देखा है, राइट ना, तो 4.5 भी तो है, तो उतना भी तो कर सकते हैं, मतलब जितना कम करें उतना बेटर रहेगा। एटलीस्ट डायबिटीज वालों में रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो उनका ऑर्गन ऑलरेडी पहले से डैमेज हो चुका है, सो वाई टू टेक चांस। ओके, आपने मल्टीविटामिन्स की जो बात की थी, ना आप ये कह रहे कि मल्टीविटामिन्स और सप्लीमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ख़ासतौर पे बढ़ती उम्र और आपके डायबिटिक पेशेंट्स को। तो 1942 से पहले, शायद 1942 में ही सबसे पहले, ओके 43 में सबसे पहला मल्टीविटामिन आया था, तो उससे पहले तो मल्टीविटामिन थे ही नहीं। तो पहले के लोग, सुनने में ये आता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी थे। आजकल मल्टीविटामिन होने के बावजूद भी आप कैसे, फिर मैं समझ नहीं पाया मल्टीविटामिन का क्या रोल है? क्या सच में रोल है? हाँ, अभी एक चीज़ बताइए, 1943 के पहले अर्बनाइजेशन, राइट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फूड प्रोसेसिंग भी होता था क्या? इतना नहीं, लोग नेचुरल खाते थे, बिल्कुल, राइट। तो उसके बाद पोस्ट 1900 इंडिया में भी आप देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन 19 आज़ादी के पहले से हमारे पास आ चुका था, धीरे धीरे लोग उसकी तरफ जाने शुरू हो चुके थे। तो ये इन तीन चीज़ों ने ना, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फूड प्रोसेसिंग ने हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी दी है, लेकिन हमारे लाइफ से बहुत चीज़ें खींच भी ली है, राइट। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, 1970 में एक स्टडी हुआ था, एक ऑरेंज में जितना विटामिन ए मिलता था 1970 में, 2000 में उतने विटामिन ए के लिए 8 ऑरेंज खाना पड़ेगा आपको। अच्छा, उसके बाद से 2001 में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने या अमेरिकन फिजिशियन एसोसिएशन ने, उन्होंने अमेरिकन को बोल दिया कि आपको एक मल्टीविटामिन डेली खाना ही है। उसके पहले वो भी इसके अगेंस्ट थे। तो आप समझिए क्या हुआ है, ये जो सारी चीज़ें हुई है, चेंज हुई है, ई वेस्ट हो गया, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, ये सारी चीज़ जब से आई है तो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है, उसकी क्वालिटी बहुत नीचे डिटोरेट हो रही है, तो हमें खाने वो चीज़ मिल नहीं रहा है, राइट। तो मेरे हिसाब से सप्लीमेंट अब आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि 8 ऑरेंज, अरे इंडिया में तो एक आदमी साल भर में 8 ऑरेंज नहीं, कोई, हाँ, अर्धिक खाने की हम बात कर रहे हैं। एक आप सैंपल ले लीजिए गेहूं का, धान का, चावल का, उसमें ना पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर पता है कितना कितना तक मिला है, 100+, राइट। अब होता क्या है, इसमें होता है हैवी मेटल, और ये हैवी मेटल क्या करते हैं, जब आप खाते हैं और आपकी बॉडी में मिनरल विटामिन्स की जगह खाली है, वहां पे जाके इसको भर देते हैं, राइट। तो जो अच्छी जगह, अच्छी चीज होनी चाहिए थी, वहां पे क्या भर गया, आपका हैवी मेटल्स भर गया, पॉइजन भर गया, राइट। तो अगर आप चाहते हो कि इनसे बचें, तो आपको क्या करना है, सप्लीमेंट लेना है, जिससे कि वो जगह खाली ही ना रहे, हैवी मेटल निकल जाए बॉडी के बाहर। आप समझ रहे हैं? तो इवेंचुअली नोबडी कैन से कि हाँ मैं अपने खाने में पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर नहीं खा रहा हूँ, इम्पॉसिबल है आज की डेट में।
एवरीबडी देती, तो उसको आप कैसे करो, कैसे बचोगे? सप्लीमेंट। ये जेनेटिकली मॉडिफाई भी किया जा रहा है ना, जैसे अनाज को या फिर फ्रूट्स वगैरह को, कि वो ज़्यादा मीठे, ज़्यादा स्वादिष्ट लगे, उनमें ग्लूटीन वगैरह। बहुत दिनों तक रहे, खराब नहीं हो जल्दी, 2-2 महीना। अभी जैसे बहुत सारी कंट्रीज है, हांगकांग को देखिए, उनके पास अपना एक फीट लैंड नहीं है। सिंगापुर के पास 1 फीट लैंड नहीं है। दुबई पूरे जीसीसी में कुछ खेती नहीं होता है, बट उनके पास सब कुछ है। कहाँ से आता है? वो जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ें लेके आते हैं। क्यों लेके आते हैं? क्योंकि अमेरिका से आएगा, आने में 10 दिन लगेगा, उनके पास रहेगा, मार्केट में रहेगा, लोग खरीद के ले जाएंगे, घर में रखा, घर पे रखने के बाद भी 1 महीने तक खराब नहीं होता है उनका, राइट। और आप खाएंगे ना, तो पियर खाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप गन्ना खा रहे हो, राइट। सो ये सारी चीजें। आप एक चीज बताइए, मैं एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, जिस चीज को मदर नेचर ने डिस्ट्रॉय नहीं कर पाई, उसको आपका बॉडी डाइजेस्ट कर लेगा? मुश्किल। फिर तो उससे क्या ही मिल रहा है आपको? अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो भी मैंने देखा था, एक काफ़ी नामी गिरामी बर्गर को वैसा का वैसा रखा गया और 1 महीने बाद कोई फंगस नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नया दिखाई दे रहा था। जबकि नेचुरल क्या है कि वो उस पर फंगस लगना चाहिए, उसको खराब डिटोरेट होना चाहिए, बट उन्होंने ऐसे करके दिया कि वो खराब। तो मेरा बहुत ही सिंपल इसमें सबसे यही क्वेश्चन होता है कि जिस चीज़ को मदर नेचर नहीं खराब डाइजेस्ट कर पा रही है ना, उसको आप भी डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। आपके लिए वो चीज़ यूजलेस है। आप खा के पेट भर लो, जो भी करना है कर लो, बट वो आपको न्यूट्रिशन तो नहीं दे रहा है। हाँ, पॉइजन जरूर दे रहा है, गारंटी है। मतलब फंगस में, फंगस भी सोचता है कि इस पर जाके मैं क्या करूंगा यार, इसमें से तो मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं। फंगस बैक्टीरिया पे जाने के लिए चाह रहे हैं और आप खाए जा रहे हो। और शायद हमारी डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से इन सप्लीमेंट्स वगैरह की शायद आजकल ज़रूरत है। मैं आपको 3 एग्जाम्पल बताता हूँ, बहुत सिंपल है। हम हर दिन नमक खाते हैं, चीनी खाते हैं, पानी पीते हैं, देरी करते हैं, है ना? अब आप देखिए, पहले हम खाते थे रॉक सॉल्ट या सी सॉल्ट, अब हम खाते हैं टेबल सॉल्ट। फर्क क्या है दोनों में? पहले के नमक को अगर आप टेबल पर रखेंगे तो उसमें ना मैग्नीशियम होता था, जो हाइग्रोस्कोपिक फैक्टर होता था, और पानी सोख लेता था वो, और वो लिक्विड हो जाता था। अब का नमक आप रख दो, नहीं होगा, क्योंकि उसमें से मैग्नीशियम निकाल दिया। सिर्फ मैग्नीशियम ही नहीं निकाला है, उसके साथ 6 मिनरल और भी निकाला हुआ है। मतलब वो सिर्फ अब आप NaCl ले रहे हो, उसके साथ में आपको कुछ नहीं मिल रहा है। वहां पे आपका 6 मिनरल का लॉस हो गया। पहले हम जैगरी खाते थे, अब हम चीनी खाते हैं। जैगरी मीन्स 95% शुगर प्लस 5% मिनरल एंड वाइटमिन। उसमें 6 वाइटमिन 9 मिनरल हुआ करता था। हम ऐसे भी कहते हैं आयरन ज़्यादा होता था। हमने सबको निकाल दिया, हम क्या खा रहे हैं? शुगर। शुगर मीन्स 100% शुगर। वहाँ पे आपका कितना लॉस हुआ? विटामिन का लॉस हुआ, मिनरल का लॉस हो गया, ठीक है। पहले हम पानी पीते थे, नॉर्मल पानी, राइट। कहीं कहीं इंडिया में ऐसी जगह थी जहाँ पे आप विश्वास नहीं करेंगे 40-50 मिनरल्स तक मिलते थे किसी से पानी। इतना शुद्ध, इतना अच्छा पानी हुआ करता था। एडल्ट्रेशन होता गया, इंडस्ट्रियल एडल्ट्रेशन होता गया, लोगों को डर लगा कि बीमारियां होगी। अब आरओ आ गया। आरओ का मतलब क्या होता है कि उसमें से आपको कुछ भी नहीं दे जा रहा है, राइट। डेली इनटेक में जो आपको नॉर्मली मिनरल्स और विटामिन्स मिल रहा था पानी, नमक और चीनी के थ्रू, जैगरी के थ्रू, वो आपका तो लॉस हो गया, राइट। कैसे आदमी बगैर सप्लीमेंट के जिएगा, आप बताइए? सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा। आपके फूड में वो क्वालिटी नहीं बची, आपके खाने से सब कुछ निकाला जा रहा है। और एक चीज और मैं बताता हूं आपको, फूड आप जितना फ्रेश खाओगे उसमें उतना ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल्स, मेटल्स मिलता है। आपको पता है, कोई मैंने कहीं पढ़ा था, या किसी मुझे बहुत परिचय एक नेचुरोपैथी डॉक्टर है, उन्होंने मुझे बताया था कि फ्रेश गोल्ड जो खेत में से निकाला, फ्रेश कैरेट जो खेत में से निकाला हुआ होता है, उसमें गोल्ड तक मिलता है, और उसी को आप 10 दिन बाद टेस्ट करिए, उसमें नहीं मिलेगा, आपको लॉस हो जाता है उसका। तो जितना फ्रेश खाओगे उतना ज़्यादा आपको मिनरल विटामिन मिलेगा, और जितना प्रोसेस खाओगे उतना ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। व्हाट वी आर ईटिंग नाउ इज मोस्टली प्रोसेस्ड फूड। पर आपको कहाँ से मिलेगा? पर डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हम मल्टीविटामिन ले भी रहे हैं, कोई इफेक्ट ही नहीं दिखाई दे रहा, तो फिर? एक अलग कहानी है। अब आप देखिए, 1943 में फर्स्ट मल्टीविटामिन लॉन्च हुआ था। जो फर्स्ट टाइम लोगों को पता चला कि विटामिन होता है A, B, है ना, C, D, E, राइट, कि ऐसा विटामिन होता है, मिनरल्स होते हैं, ये सब चाहिए, हमारी बॉडी को बहुत जरूरत होता है। तो उन्होंने एक मल्टीविटामिन एक निकाला, जिसमें उन्होंने एक ही टैबलेट में सब कुछ देने की कोशिश करी। उसमें आयरन, कैल्शियम सब कुछ देंगे उसमें। नाउ दिस इज 2024,
राइट। अब विटामिन आपस में कैसे बिहेव करते हैं, मिनरल आपस में कैसे बिहेव करते हैं, ये विटामिन और मिनरल एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करते हैं, इसमें बहुत सारा स्टडी हुआ है। राइट। अब आपको पता है नहीं पता है, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, गूगल करो और देखो कि क्या आयरन के साथ कैल्शियम लेना चाहिए, विटामिन B12 के साथ C लेना चाहिए, विटामिन E के साथ K लेना चाहिए। आप खुद रिसर्च करो, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्टडी है। ये सब चीजें साथ में नहीं जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के एब्जॉर्प्शन को वो रोकते हैं। राइट। तो एक तो आप इतनी छोटी सी टैबलेट में सब कुछ ले रहे हो, जिसमें सब कुछ सफिशिएंट नहीं है, जितना चाहिए उतना नहीं है। दूसरा, वो भी आपस में लड़ रहे हैं, तो आपको मिला क्या? 100% में मुश्किल से 20% क्या ही फर्क दिखेगा। राइट। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। सपोज कैल्शियम चाहिए आपको, तो कैल्शियम का पर्पस क्या है? बोन पे जाकर डिपॉजिट होना चाहिए। अब देखिए, आपने कैल्शियम खाया, उसको ब्लड में पहुंचाने के लिए विटामिन डी चाहिए, ब्लड से बोन तक ले जाने के लिए उसको विटामिन के चाहिए, बोन पे डिपोजिशन के लिए वहां कोलेजन और सिलिका चाहिए। मतलब कैल्शियम का जो इकोसिस्टम है उसमें विटामिन डी, विटामिन के, आपका सिलिका और कोलेजन, ये चारों चीजें चाहिए, तब जाके होगा। आप इतने छोटे से टैबलेट में आप दे रहे हो, क्या ही दे दोगे आप? ऊपर से वो आयरन साथ में जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब ही नहीं होने देगा, इसलिए नहीं दिखता है। तो आप कहेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है? जो नए तरह का एक नए जनरेशन का मल्टीविटामिन है, लोगों को पता ही नहीं है, रोटेशनल कॉन्सेप्ट, जिसमें एक दिन आयरन वाला इकोसिस्टम जाएगा तो अगले दिन कैल्शियम वाला इकोसिस्टम जाएगा, ताकि दोनों का एब्जॉर्प्शन फुल हो और रिजल्ट दिखे। आप समझ रहे हैं? तो इस तरह से एक रोटेशनल कॉन्सेप्ट वाला मल्टीविटामिन लोगों को खाना चाहिए, जिससे कि उनको फर्क दिखे। राइट। एक एग्जांपल और भी मैं बता दूं आपको। इंडिया में 85% पॉपुलेशन में विटामिन डी का डिफिशियंसी है। राइट। लोग खा रहे हैं सैशे, 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का सैशे वीकली खा रहे। क्यों नहीं उनका विटामिन डी डिफिशियंसी कम होता है? हमेशा ही बना रहता है, जब टेस्ट कराओ तो तीसरी आता है। क्यों? विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन और बॉडी में डिपोजिशन के लिए विटामिन K7, जिंक, मैग्नीशियम, मैंगनीज, ये सारी चीजें चाहिए। अगर आप सिर्फ विटामिन डी खाओगे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जब ये सारी चीजें एक साथ खाओगे, राइट, तब जाके आपकी बॉडी में वो एब्जॉर्प्शन और डिपोजिशन होगा। हम खा क्या रहे हैं? सिर्फ विटामिन डी। क्या ही होने वाला है? राइट। तो विटामिन डी के साथ आपको एक और टैबलेट खाना चाहिए, जिसमें होना चाहिए जिंक, विटामिन K7, मैग्नीशियम, मैग्नीज। ढूंढो मल्टीविटामिन, कौन सा मल्टीविटामिन जो रोटेशनल कॉन्सेप्ट पे काम करता है, मिलेगा आपको, आप वो खाइए। राइट। एक और भी मैं बात बताता हूँ, जब मल्टीविटामिन की बात कर ही रहे हैं तो एक और मैं बात बताता हूँ आपको। आप डॉक्टर हैं, पोस्ट कोविड आपके पास 3 लोग आए, एक मदर, एक फादर और एक उसकी बेटी। बेटी को हेयर लॉस हो रहा है, मम्मी को थायराइड है और फादर को डायबिटीज है। तीनों को आप अलग अलग दवाई देंगे, तीनों का खाना अलग अलग बोलेंगे। डायबिटीज वाला जो खाना खाएगा, राइट, वो अलग होगा, जो हेयर वाला जिसका खाना होगा उसका अलग होगा, और जो थायराइड वाला होगा उसका आयोडीन वाला से ज़्यादा रिलेटेड रहेगा। लेकिन जब मल्टीविटामिन डॉक्टर देते हैं तो सबको ये डिंकोविट पकड़ा देते हैं ना, आप भी डिंकोविट, आप भी डिंकोविट, आप भी। जब तीनों की दवाइयाँ अलग है, बीमारी अलग है, दवाई अलग है, मल्टीविटामिन एक क्यों है? तीनों के बॉडी का रिक्वायरमेंट अलग है। एक को आयोडीन चाहिए, एक को मायोएसिटोल और बारबेरिन चाहिए, तीसरे को बायोटिन या जिंक, आयरन, ये सब चीजें चाहिए। फिर तीनों को आपने सेम क्यों दिया? राइट। ये गलत है। तो यहाँ पे आपको रोटेशनल कॉन्सेप्ट होता है, टारगेटेड कॉन्सेप्ट वाला मल्टीविटामिन खाइए, जो आपकी बीमारी को लेके बनाया हुआ है। डायबिटीज के लिए स्पेशल, हाइपरटेंशन के लिए अलग, हेयर के लिए अलग, जिम जाने वालों के लिए अलग, मेमोरी के लिए अलग, इस तरह का, जो कि उसमें वो मॉलिक्यूल ज्यादा डाले गए हैं जो उसको चाहिए उसकी बॉडी। राइट। तो अब आपको नहीं लगता है कि हमें नए जमाने में सप्लीमेंट तो खाना ही खाना है, बट कैसा सप्लीमेंट खाना है? नए स्मार्ट तरह के सप्लीमेंट आपको खाने पड़ेंगे। इसीलिए वो जो पुराना वाला सप्लीमेंट हम 1943 वाला खा रहे हैं, एक टैबलेट में सब कुछ देके, क्योंकि इंडिया जहाँ पे कि मतलब सस्ता होना चाहिए, उस चक्कर में हम लॉस कर रहे हैं, हम गेन नहीं कर रहे हैं, हम लॉस कर रहे हैं। ओके डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी नई चीज़ें आपसे सीखने को मिली, और ख़ासतौर पे विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में जो कुछ आपने बताया है, बड़ा मतलब एक अलग ही सोचने का एक नज़रिया आपने दिया मुझे। एक होमवर्क में देता हूँ लोगों को ना, आप लोग बताओ आपके मल्टीविटामिन में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए।
राइट, आपको पता भी है कि आपके मल्टीविटामिन में क्या क्या होना चाहिए। शायद मुझे नहीं लगता इंडिया में किसी को पता भी होगा। नहीं पता हो। होमवर्क करके आओ, कमेंट में बताओ। चलिए, धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत कुछ नया आपसे सीखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रवि सर, आपने बुलाया हमें और मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पे कुछ आके लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताऊं। जितना मुझे नॉलेज है मैंने बताने की कोशिश करी है। बहुत शानदार जानकारी दी, खासतौर पे मल्टीविटामिन को लेकर। अधिकतर लोग बेवकूफ़ी में या फिर ये कहूँ कि अंधेरे में जी रहे हैं, तो ये गलत नहीं होगा। जैसे हम एक बात मैं कहता हूँ, जो आजकल सब खा रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, मीठी गोलियां आ रही है मल्टीविटामिन के नाम पे, क्या कहते हैं उसको, क्या नाम है, गमीज। गमीज, हाँ राइट, गमीज। गमीज में आप जो आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझा, उसमें हमें सब कुछ चाहिए और एक अलग अलग इकोसिस्टम में चाहिए। उसमें शुगर ज़्यादा है या फिर दूसरी चीज़ें ज़्यादा है और आपको विटामिन कम मिल रहा है, आप कितना गमीज खाओगे सब कुछ करने के लिए। और उसमें माल्टोडॉक्सिन वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं जो मतलब आल्डोडेक्सिन कंप्लीट शुगर है। आज नहीं तो कल आपको है ना ज़रूर डायबिटीज़ का, आप उससे बचने के लिए, डायबिटीज़ से बचने के लिए जो चीज़ खा रहे हैं वही आपको डायबिटीज़ के नज़दीक ले जाएगी। सोचिए, तो मतलब प्योर, पता नहीं दुनिया कहाँ जा रही है, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इन्फ्लुएंसर एंड ऑल। बट गाइस, एक चीज मतलब एक चीज़ मैं कहूँगा कि नॉलेज वाले लोगों से ना का वीडियो देखो और नॉलेज वाले लोगों का वीडियो उनको समझो, क्योंकि उन्होंने ना पढ़ाई करी है, उन्होंने पेशेंट देखा है, उनके पास एक्सपीरियंस है। वो ट्रीटमेंट देते हैं, उसका रिजल्ट देखते हैं, काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके बेसिस पे वो उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो वो देते हैं। सो ऑलवेज ट्राई टू, इवन यूट्यूब इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो डॉक्टरों का वीडियो देखो जो पढ़े लिखे हैं, जो प्रैक्टिस में है। अनपढ़, अगर वो यूट्यूबर इतना ही पढ़ा लिखा होता, बचपन में पढ़ने में इतना अच्छा होता, तो यूट्यूबर क्यों बनता, वो डॉक्टर बनता। सो इस चीज को भी थोड़ा आप अवॉइड करिए, राइट, एंड ऑलवेज फॉलो गुड डॉक्टर्स, दोज हु हैव एक्सपीरियंस, नॉलेज, और जो अपने लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। चलिए, बाकी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो तो ऑलरेडी फॉलो कर ही रहे हैं। आपको फॉलो कर रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं। आप लोगों से आगे चाहूँगा और डॉक्टर अशोक को फिर दोबारा से किसी अन्य पॉडकास्ट में और डिटेल जानकारी के साथ लेकर आएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।